मंत्र मुद्राओं के नियंत्रण में आते ही वायु सवारी रथ अचानक तेजी से फैलने लगा और देखते ही देखते उसका आकार 30 मीटर से भी अधिक चौड़ा हो गया, मानो आसमान में तैरता हुआ कोई विशाल श्वेत दैत्य हो। सब लोग रथ में बैठ जाओ, जायन ने बिना किसी भाव के शांत लेकिन आदेशपूर्ण स्वर में कहा। ललित वान और बाकी साथियों ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं की और सभी धुंधली रोशनी की लकीरों की तरह उड़ते हुए रथ के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही जायन स्वयं वायु सवारी रथ पर चढ़ा, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति उसमें प्रवाहित करनी शुरू कर दी। रथ हल्का सा कांपा और अगले ही क्षण वह आसमान को चीरती हुई सफेद प्रकाश की एक चमकदार रेखा बनकर आगे बढ़ गया, इतनी तेज की पलक झपकते ही दृष्टि से ओझल हो गया। रथ की यह अद्भुत गति देखकर बाकी लोग बेहद प्रसन्न हो उठे, क्योंकि इस रफ्तार से मंत्र योद्धा उनका पीछा नहीं कर सकते थे और उनके मन में छिपी चिंता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। रथ को नियंत्रित करते हुए जायन ने सहज स्वर में पूछा, साथियों, फेग्युआन राज्य तो अब तक मंत्र योद्धाओं के कब्जे में आ चुका होगा, फिर तुम लोग वहां क्यों थे और कैसे एक नवजात आत्मा स्तर के मंत्र योद्धा द्वारा घेर लिए गए? अगर वह स्थान इतना दूरस्थ न होता तो मेरे हस्तक्षेप के बाद भी बच निकलना आसान नहीं होता। ये सुनकर पांचों ने एक दूसरे की ओर अलग अलग भावों से देखा। उनके स्पष्ट नेता ललित वान ने थोड़ी झिझक के बाद उत्तर दिया, वरिष्ठ शायद नहीं जानते, पर हम अपनी इच्छा से वहां नहीं थे। हमें 9 राष्ट्र संघ की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था और उसी कारण हम कई दिनों तक व्यस्त रहे और मौलान आक्रमण के दौरान वहीं फंस गए। मजबूरी में हमें एक दूरस्थ मार्ग से लौटना पड़ा, लेकिन रास्ते में कुछ निम्न स्तर के मंत्र योद्धा मिल गए और हमें उन्हें मारना पड़ा। किसे पता था कि पास ही एक नवजात आत्मा स्तर का संकी भी मौजूद होगा। जैसे ही हमने आखिरी दुश्मन को खत्म किया, उसने हमें देख लिया और पीछा करना शुरू कर दिया। हम जानते थे कि हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग होते तो और जल्दी मर जाते, इसलिए पूरी ताकत से टिके रहे। सौभाग्य से उसी समय वरिष्ठ जायन वहां आ पहुंचे, वरना हमारा अंत निश्चित था। कृतज्ञता से बोलते हुए ललित वान लगातार जायन को देखता रहा, मानो अब भी विश्वास न हो रहा हो कि यह सब सच में हुआ है। जायन ने यह सुनकर केवल हल्की सी अनमनी आवाज निकाली और थोड़ी देर बाद पूछा, ललित साथी, मेरे गुरु आचार्य हुआयुवान कैसे हैं? ललित वान ने ईमानदारी से उत्तर दिया, वरिष्ठ जायन, गुरु हुआयुवान का 100 साल पहले मौलान युद्ध में निधन हो गया था और उनकी पत्नी स्वर्णकोर बनाने में असफल रही तथा अपनी आयु पूरी होने पर संसार छोड़ गईं। ये सुनकर जायन हल्का सा कांप गया और उसके चेहरे पर क्षणिक उदासी छा गई। उसने फिर पूछा, क्या मेरे बाकी सहपाठी स्वर्णकोर बना पाए? ललित वान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, 3 शिष्यों ने झूठे कोर स्तर तक पहुंचने के बावजूद अंततः सफलता नहीं पाए। कुछ देर तक जायन चुप रहा और उसके मन में पुराने चेहरों की यादें उमड़ने लगीं, मानो अतीत किसी धुंधले सपने की तरह लौट आया हो। उसी समय नीरज यान ने अचानक पूछा, वरिष्ठ, क्या आप फिर से पीली मेपल घाटी में लौटने में रुचि रखते हैं? जायन ने भौं उठाए और तुरंत कहा, वापस लौटना? मुझे कोई रुचि नहीं। मैं अब स्वर्गीय दाव गठबंधन के बहता मेघ संप्रदाय का वरिष्ठ हूं और वहीं संतुष्ट हूं। नीरज के चेहरे पर निराशा झलक उठी और ललित वान भी असहज हो गया। कुछ देर बाद नीरज ने फिर पूछा, क्या आप शिष्या छोटी कुंवर को पहचानते हैं? जायन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, छोटी कुंवर? हाँ, मैं उसे कैसे नहीं पहचानूंगा, क्या तुम उसे जानते हो? उसे तुरंत उस अजीब लेकिन जीवंत छोटी लड़की की याद आ गई। नीरज हल्की मुस्कान के साथ बोली, वह अब छोटी लड़की नहीं रही। कई दशक पहले उसने कोर निर्माण स्तर प्राप्त कर लिया और अब विवाहित है। जायन हल्के आश्चर्य से मुस्कुराया, ओह, उसने भी कोर बना लिया, ये सचमुच आश्चर्य की बात है। फिर उसका चेहरा शांत हो गया और उसने कहा, उस समय मैंने उसे केवल आचार्य महादेव के पास इसलिए भेजा था क्योंकि उसकी प्रतिभा अच्छी थी, अब वह सब अतीत की बात है। दोनों केवल कड़वी मुस्कान के साथ चुप रह गए। कुछ देर बाद जायन ने मध्य आयु के चंद्रमुख संप्रदाय के साधक तरन मिंग से पूछा, क्या तुम्हारे संप्रदाय में कव्यानयन नाम की कोई साधिका थी? वह अब कैसी है? तरन मिंग चौंक गया और तुरंत सम्मान से बोला, अरे वरिष्ठ, उन्हें जानते हैं। गुरु माता कव्या अब संप्रदाय की देखरेख कर रही हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। जायन के चेहरे पर छिपी खुशी चमक उठी। गुरु माता? क्या वह नवजात आत्मा स्तर में प्रवेश कर चुकी हैं? हाँ, 100 साल पहले ही, और अब वह हमारे संप्रदाय की वरिष्ठ हैं। जायन ने धीमी सांस ली। पुरानी मित्र, उनसे बहुत उपकार मिला था, हमेशा मिलना चाहता था लेकिन अवसर नहीं मिला। तरन मिंग मुस्कुराया। 3 महीने बाद उनका और प्रवाह मानस संप्रदाय के वरिष्ठ विरिन लीचेन का दाव साथी समारोह है। ये सुनते ही जायन के मन में गूंज उठी और उसकी सुनने की क्षमता मानो क्षण भर को खो गई। उसने ठंडे स्वर में पूछा, दाव साथी समारोह? हाँ, वे विवाह करने जा रहे हैं। क्षण भर के लिए जायन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया, जिससे सब डर गए, लेकिन अगले ही पल उसका भाव गायब हो गया और वह शांत स्वर में बोला, डरने की आवश्यकता नहीं, बस ये सुनकर कि मेरी एक पुरानी प्रिय किसी और की होने जा रही है, मन थोड़ा विचलित हो गया। अब जब जान गया हूं तो निश्चित ही समारोह में बधाई देने जाऊंगा।
सबने राहत की सांस ली और रथ के भीतर फिर से शांति छा गई। वे सभी मन ही मन यही चाहते थे कि उनके बीच किसी प्रकार का कोई टकराव या अनहोनी न हो। इसके बाद जायन ने सहज भाव से यूए के 6 संप्रदायों से जुड़ी कुछ और बातें पूछीं। चूंकि वे विषय विशेष महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए पांचों ने बिना किसी झिझक के उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया। लेकिन जब उसे यह पता चला कि पीली मेपल घाटी के पूर्वज आचार्य लिंग की आयु समाप्ति के निकट पहुंच चुकी है, तो जायन की भौं बस एक क्षण के लिए सिकुड़ी और फिर तुरंत सामान्य हो गई, मानो उसने यह बात सुनी ही न हो। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने पूछा, अच्छा, तुम्हारी गुरु माता कव्या की एक छोटी चचेरी बहन होनी चाहिए जिसका नाम कव्या बिंग था। वह भी चंद्रमुख संप्रदाय की साधिका थी, है ना? मध्य आयु के साधक तरन मिंग थोड़ा उलझन में पड़ गया और बोला, कव्या बिंग? वरिष्ठ ने शायद गलत सुना है। गुरु माता कव्या हमेशा अकेली रही, मैंने कभी किसी चचेरी बहन के बारे में नहीं सुना। क्या वरिष्ठ को भ्रम तो नहीं हुआ? ये सुनते ही जायन स्तब्ध रह गया। गहरी सांस लेकर उसने जल्दी से पूछा, वह तुम्हारे संप्रदाय की कोर निर्माण स्तर की साधिका थी, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? तरन मिंग हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, यदि वह सच में हमारे संप्रदाय की होती तो मुझे अवश्य पता होता। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हमारे संप्रदाय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ये सुनकर ललित वान भी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तरन साथी सही कह रहे हैं। यदि ऐसा कोई कोर निर्माण साधक होता तो हमें जरूर पता होता। वरिष्ठ ने उसके बारे में कहाँ सुना? कुछ नहीं, बस मेरी ही गलतफहमी थी, जायन ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि वह भीतर से पूरी तरह हिल चुका है। अब जायन समझ गया था कि कव्या बिंग कोई अलग व्यक्ति नहीं थी, बल्कि वही कव्या थी जिसने किसी रूप परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया था। अब उसे ये भी समझ आया कि उसने उसे उस समय इतनी कठोरता से क्यों नहीं ठुकराया था और विदा लेते समय उसके चेहरे पर वह अजीब भाव क्यों था। इसके बाद जायन का बातचीत में पूरी तरह मन हट गया और वह उदास चेहरे के साथ चुपचाप रथ को आगे बढ़ाता रहा। बाकी लोगों ने जब देखा कि उसका मूड ठीक नहीं है, तो किसी ने भी बेवजह बात करने की हिम्मत नहीं की। कुछ समय तक वायु सवारी रथ के भीतर पूरी तरह सन्नाटा छाया रहा। आधे दिन से भी कम समय बाद जायन ने रथ को एक अनजान पर्वत पर रोक दिया। वह खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, अब हमें यहीं अलग होना होगा। ये स्थान फेग्युआन राज्य की सीमा से केवल 1 दिन की दूरी पर है, यहाँ सुरक्षित रहोगे। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं जा सकता। ललित वान और बाकी लोगों ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और एक बार फिर उनका जीवन बचाने के लिए धन्यवाद देकर रथ से बाहर उड़ गए। जायन ने एक शब्द भी नहीं कहा, रथ को मोड़ा और पलक झपकते ही क्षितिज में गायब हो गया। रथ के गायब होते ही स्वर्गीय किले का वृद्ध साधक, जिसका उपनाम चंद्रेश था, खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ललित साथी, क्या ये सच है कि वरिष्ठ जायन कभी तुम्हारी पीली मेपल घाटी के शिष्य थे? ललित वान ने भौहें सिकुड़कर झुंझलाहट से कहा, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? हालांकि जायन ने उसका जीवन बचाया था, लेकिन उसका पूर्व कनिष्ठ अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका था और एक सच्चा वरिष्ठ बन गया था, इसलिए उसे अपने व्यवहार में अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ रही थी और इससे उसका मन खराब था। चंद्रेश हंसते हुए बोला, क्रोधित होने की जरूरत नहीं, मुझे बस यह अजीब लगा। यदि तुम सही कह रहे हो तो वरिष्ठ जायन की उम्र नीरज साथी के आसपास ही होगी। नीरज साथी, तुमने कितने वर्षों तक साधना की? नीरज का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने उत्तर दिया, प्रारंभिक कोर निर्माण स्तर तक पहुंचने में मुझे 200 वर्ष लगे। चंद्रेश ने ठुड्डी सहलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, तो इसका मतलब है कि वरिष्ठ जायन ने केवल 200 वर्षों में नवजात आत्मा बना ली। जानते हो इसका क्या अर्थ है? विशाल तलवार संप्रदाय का साधक चौंक कर बोला, क्या तुम कहना चाहते हो? चंद्रेश गंभीरता से बोला, हाँ, संभव है कि वह देव परिवर्तन स्तर तक पहुंच जाए। हजारों वर्षों से ऐसा नहीं हुआ है। जो साधक उस स्तर तक पहुंचते हैं, वे जल्द ही इस संसार से लुप्त हो जाते हैं, लेकिन जब तक रहते हैं, अद्वितीय होते हैं। उस समय पूरा स्वर्गीय दक्षिण, चाहे धर्मपथ हो या दानवपथ, सब एकजुट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रारंभिक देव परिवर्तन साधक का सामना नहीं कर सकता। कुछ सोचने के बाद नीरज मुस्कुराकर बोला, तुम शायद बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हो। नवजात आत्मा तक इतनी जल्दी पहुंचना अलग बात है, लेकिन देव परिवर्तन तक पहुंचना बहुत दूर की बात है। यदि वह केवल नवजात आत्मा के अंतिम चरण तक पहुंच जाए, तो भी वह अपने संप्रदाय को एक महान शक्ति घोषित कर सकता है, जो कहीं अधिक संभव लगता है। चंद्रेश की आंखों में चमक आए और वह धीरे से बोला, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन यदि वरिष्ठ जायन के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई तो वह स्वर्गीय दक्षिण में अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति जरूर बनेगा। और यदि वह पीली मेपल घाटी से अपने संबंधों के कारण वापस जुड़ जाए, तो शायद हम यूए राज्य को भी वापस पा सकते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद ललित वान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संबंध, तुमने खुद देखा कि भले ही वह पहले हमारे संप्रदाय से था, लेकिन अब वह स्वर्गीय दाव गठबंधन के बहता मेघ संप्रदाय का वरिष्ठ है और वापस आने का उसका कोई इरादा नहीं। वह चाहे किसी भी शक्ति का हिस्सा बने, पीली मेपल घाटी उसे अपने साथ नहीं जोड़ पाएगी।
ये सुनते ही बाकी सभी लोग चुप हो गए और उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। ये बात सुनते ही बाकी सभी लोग पूरी तरह निरुत्तर हो गए। विशाल तलवार संप्रदाय का साधक संदेह भरे स्वर में बोला, वरिष्ठ जायन तुम्हारे संप्रदाय के प्रति इतना उदासीन व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर वही तो उनका जन्मस्थान था। क्या उनका संप्रदाय के उपकारों का बदला चुकाने का कोई इरादा नहीं? ललितवान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसके विस्तार में नहीं जा सकता, लेकिन परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं। हालांकि मेरी दृष्टि से देखें तो उनका चंद्रमुख संप्रदाय की वरिष्ठ कव्या नयन के साथ संबंध काफी गहरा लगता है। शायद वरिष्ठ कव्या उनसे बात करने की कोशिश कर सकती हैं। भले ही वह हमारे 6 संप्रदायों में वापस न आए, लेकिन एक अच्छा संबंध तो बनाया ही जा सकता है। तरन मिंग ने संदेह से कहा, ये संभव है। मुझे वापस जाकर यह पता लगाना होगा कि वरिष्ठ जायन और गुरु माता कव्या के बीच वास्तव में क्या संबंध है। ललितवान ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसे छोड़ो। नवजात आत्मा स्तर के साधक को अपने पक्ष में करना हमारे बस की बात नहीं है। इस विषय को बुजुर्गों पर छोड़ देना ही बेहतर होगा। वैसे भी वरिष्ठ जायन 3 महीने बाद समारोह में अवश्य दिखाई देंगे। ये कहकर उसने चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, खैर, हमें जल्दी से 9 राष्ट्र संघ वापस लौटना चाहिए। यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये सुनते ही पांचों ने बातचीत बंद कर दी और तुरंत आकाश में उड़ चले। हालांकि ललितवान ने यह बात सहज स्वर में कही थी, लेकिन उसके मन में चिंता की लहरें उठ रही थीं। वह सोच रहा था कि इस विषय को आचार्य रुद्रनाथ को कैसे बताए। क्या वह ये कह सकता है कि जिसे उन्होंने कभी त्याग दिया था, वही शिष्य अब स्वयं आचार्य जितना शक्तिशाली बन चुका है? और उस घटना ने जायन के मन में पीली मेपल घाटी के प्रति कटुता भी भर दी थी। क्या ये बात बताना अपने ही गुरु का अपमान करने जैसा नहीं होगा? वह केवल असहाय होकर कई बार लंबी सांसें भरता रहा और उदासी के साथ आगे बढ़ता रहा। उधर वायु सवारी रथ अत्यधिक आकर्षक था, इसलिए जैसे ही जायन ललितवान और बाकी लोगों की दृष्टि से दूर हुआ, उसने रथ को समेट लिया और साधारण प्रकाश किरण के सहारे उड़ने लगा। अब जबकि उसे अचानक कव्या नयन के बारे में यह अप्रिय समाचार मिला था, उसे अपने मन को शांत करके इस विषय पर गहराई से विचार करना था। अतीत में उनके बीच केवल एक बार ही शारीरिक संबंध हुआ था और उसने उसे कुल मिलाकर केवल 2 बार ही देखा था। उनकी साधना के स्तर में भारी अंतर होने के कारण वे हमेशा अनजान लोगों की तरह व्यवहार करते रहे। लेकिन न जाने कब, अनजाने में ही जायन ने कव्या को अपने मन में अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिया था। जब उसने स्वर्णकोर और फिर नवजात आत्मा का निर्माण सफलतापूर्वक कर लिया, तब उसने स्वयं को कव्या के योग्य समझना शुरू कर दिया और यह विचार उसके मन में और भी गहराई से बैठ गया। इसी कारण जब उसने सुना कि कव्या किसी और के साथ दाव साथी बनने वाली है, तो वह लगभग अपना संयम खो बैठा था। कव्या के विवाह की बात को अनसुना करना उसके लिए असंभव था। इस जीवन में केवल वही पुरुष था जो उससे विवाह कर सकता था, और वह था जायन। उसे पूरा विश्वास था कि जिसने उसका जीवन यीन प्राप्त किया है, उसके प्रति कव्या के मन में भी कुछ भावनाएं अवश्य होंगी। वह किसी भी हालत में इस समारोह को शांति से संपन्न नहीं होने दे सकता था। अब वह ये सोच रहा था कि क्या उसे सीधे चंद्रमुख संप्रदाय जाकर गुप्त रूप से कव्या को साथ ले आना चाहिए या फिर 3 महीने बाद समारोह में जाकर सबके सामने उसे रोकना चाहिए। दोनों तरीकों के अपने अपने लाभ थे। पहला तरीका आसान था, लेकिन उसे संदेह था कि क्या कव्या बिना किसी विरोध के उसके साथ जाने को तैयार होगी। आखिर वह कई वर्षों से अपने संप्रदाय में रह रही थी और वहां की वरिष्ठ बन चुकी थी, इसलिए उसके मन में संकोच होना स्वाभाविक था। दूसरा तरीका था समारोह के दिन सीधे उपस्थित होना। ये कहीं अधिक कठिन था, क्योंकि उसे चंद्रमुख संप्रदाय, यूए के 6 संप्रदायों और यहां तक कि 9 राष्ट्र संघ का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन यदि वह सभी समस्याओं का समाधान कर लेता, तो वह कव्या के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से रह सकता था, बिना भविष्य की किसी चिंता के। बेशक एक और सरल तरीका भी था, वह वीरलिचेन को इस दुनिया से रहस्यमय तरीके से गायब कर सकता था। लेकिन यही तरीका सबसे खतरनाक भी था। प्रवाहमान मन संप्रदाय कोई छोटा संप्रदाय नहीं था, वह 9 राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा संप्रदाय था और उसके पास 5 नवजात आत्मा स्तर के बुजुर्ग थे। वह बहता मेघ संप्रदाय से कहीं अधिक शक्तिशाली था। यदि वीरलिचेन पूरे समय संप्रदाय के भीतर ही रहता, तो जायन को कोशिश करने का मौका भी नहीं मिलता। और यदि वह उसे मार भी देता और उसकी पहचान उजागर हो जाती, तो उसे उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते। इन सब बातों पर विचार करते हुए जायन बार बार अलग अलग योजनाएं बनाता रहा। अंततः उसने इन तरीकों का एक संतुलित मिश्रण चुनने का निर्णय लिया। सबसे पहले वह चंद्रमुख संप्रदाय जाकर कव्या से मिलेगा और उसके इरादों के बारे में पूछेगा। यदि उसके मन में संकोच या कोई मजबूरी होगी, तो वह प्रवाहमान मन संप्रदाय जाकर अवसर खोजेगा कि क्या वीरलिचेन को गुप्त रूप से समाप्त किया जा सकता है। यदि ऐसा अवसर नहीं मिला, तो वह समारोह के दिन खुले रूप से उपस्थित होकर स्वयं विवाह प्रस्ताव रखेगा। चाहे कुछ भी हो या वह सहमत हो या नहीं, उसे अपने साथ ले जाना ही होगा। उसके जीवन में बहुत कम चीजें थीं जिन्होंने उसे इस तरह भावुक बनाया था।
वह हमेशा तर्क से काम करता था, भावनाओं से नहीं, लेकिन इस बार वह काव्या को किसी और की पत्नी बनने नहीं दे सकता था। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ, नवजात आत्मा के अंतिम चरण से नीचे का कोई भी साधक उसे रोक नहीं सकता था। अपनी वर्तमान क्षमताओं के साथ, नवजात आत्मा के अंतिम चरण से नीचे का कोई भी साधक उसे रोक पाने में सक्षम नहीं था। ये सब निश्चित कर लेने के बाद उसका मनोबल फिर से ऊंचा हो गया। अपने विचारों को व्यवस्थित करने के बाद उसने अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब यूए के 6 संप्रदाय पराजित हो गए थे, तब उन्हें मजबूर होकर 9 राष्ट्र संघ मेंती में शरण लेनी पड़ी थी। उन्होंने अपने संप्रदाय उस देश में स्थापित किए जहां अन्य संप्रदाय सबसे कम थे, वह था बेलियांग राज्य। बेलियांग राज्य में साधकों की संख्या बहुत कम थी क्योंकि वहां साधना संसाधनों की भारी कमी थी। जहां तक ये तय करने की बात थी कि कौन 6 संप्रदायों में शामिल होगा, उनके पास चुनने का विकल्प ही नहीं था। इसके अलावा 6 संप्रदायों के साधकों और स्थानीय संप्रदायों के बीच 100 वर्षों से अधिक समय तक खुली और छिपी शत्रुता चलती रही, तब जाकर वे मुश्किल से अपनी स्थिति स्थापित कर पाए। निस्संदेह, जो आध्यात्मिक नसें और संसाधन 6 संप्रदायों को यहाँ मिले थे, वे उनके मूल देश की तुलना में बहुत ही निम्न स्तर के थे। लेकिन इतने वर्षों की कठिन लड़ाइयों के बाद 6 संप्रदायों ने अंततः अपनी कुछ शक्ति वापस पा ली और 9 राष्ट्र संघ में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। यूए के 6 संप्रदायों में चंद्रमुख संप्रदाय सबसे शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने अपेक्षाकृत अच्छी आध्यात्मिक नसों वाली एक पर्वत श्रृंखला पर अधिकार कर लिया। बेलियांग राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित रत्नखंड पर्वत ही चंद्रमुख संप्रदाय का मुख्य आधार था। उन्होंने यहाँ अनगिनत प्रकार की इमारतें बनाई और कई विशाल प्रतिबंधों तथा रक्षात्मक संरचनाओं को स्थापित किया। रत्नखंड पर्वत को 3 स्तरों में विभाजित किया गया था। सबसे निचला स्तर पर्वत के आधार पर था जहां निम्न स्तर के साधक रहते थे। स्वाभाविक रूप से केवल कोर निर्माण स्तर के साधकों को मध्य स्तर में रहने की अनुमति थी। हालांकि कोर निर्माण और उससे ऊपर के साधकों की दृष्टि में नींव स्थापना साधक विशेष महत्व नहीं रखते थे, लेकिन ठहरे हुए ची संघनन साधकों की नज़र में वे संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्तंभ थे। चंद्रमुख संप्रदाय के विभिन्न प्रबंधक स्वाभाविक रूप से अत्यंत सक्षम लोग थे और लगभग सभी नींव स्थापना स्तर के थे। केवल एक अपवाद था, सांसारिक मामलों का प्रबंधक यशवंत कुंवर। वह संप्रदाय का एकमात्र ची संघनन स्तर का प्रबंधक था। ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि बेलियांग राज्य का एक मध्यम आकार का स्थानीय कुल, यशवंत कुल ने जब 6 संप्रदाय पहली बार यहाँ आए थे, तब उनका स्वागत किया था और विशेष रूप से चंद्रमुख संप्रदाय के लिए बहुत प्रयास किए थे। उनके योगदान के पुरस्कार स्वरूप चंद्रमुख संप्रदाय ने पीढ़ियों तक इस छोटे पद पर केवल यशवंत कुल के शिष्यों को ही नियुक्त करने का निर्णय लिया। संयोग से यशवंत कुंवर उस कुलपति का भतीजा था और उसकी साधना में आगे बढ़ने की कोई विशेष संभावना नहीं थी। कुलपति के व्यक्तिगत अनुरोध पर संप्रदाय के उच्च अधिकारियों ने उसे प्रबंधक नियुक्त कर दिया था। हालांकि उसकी साधना में अधिक संभावना नहीं थी, लेकिन वह सांसारिक मामलों में बहुत कुशल था और बिना किसी गलती के अपने कार्यों को संभालता था, जिससे उसकी स्थिति स्थिर हो गई। लेकिन साधना जगत की वरिष्ठता व्यवस्था के कारण निम्न स्तर के साधक भी उसका अधिक सम्मान नहीं करते थे और अन्य नींव स्थापना प्रबंधक उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। फिर भी प्रबंधक यशवंत को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी और वह अपने संबंधों का उपयोग करते हुए तथा समय आने पर झुककर शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताता रहा। एक दिन यशवंत कुंवर रत्नखंड पर्वत के सबसे निकट स्थित एक साधारण गांव में पहुंचा, अपने साथ 2 निम्न स्तर के चंद्रमुख शिष्यों को लेकर। जैसा कि सामान्य था, वे कई दुकानों में गए और दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं खरीदी। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि जब वह 3 दुकानों से होकर गुजरा, तो एक अदृश्य आध्यात्मिक चेतना चुपचाप उसके वस्त्रों से लिपट गई और इस साधारण ची संघनन साधक को ध्यानपूर्वक देखने लगी। कुछ समय बाद जब यशवंत ने अपनी खरीदारी पूरी कर ली, तो वह अपने दोनों सहायकों के साथ रत्नखंड पर्वत की ओर उड़ चला। लेकिन जब वे शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पहुंचे, तो अचानक सामने चांदी की रोशनी चमकी और एक अत्यंत सुंदर युवती प्रकट हुई, जो मोहक मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। यशवंत ने तुरंत कहा, हम चंद्रमुख संप्रदाय के शिष्य हैं, वरिष्ठ। हालांकि उसकी साधना कम थी, लेकिन सामने का दृश्य बता रहा था कि यह स्त्री साधारण नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपनी पहचान का सहारा लिया। लेकिन ऐसा लगा जैसे युवती ने उसकी बात सुनी ही नहीं। वह हल्के से हंसी और अपने मुंह से गुलाबी धुंध का एक बादल बाहर छोड़ा। धुंध धीमी लग रही थी, लेकिन एक ही क्षण में तीनों को घेर लिया। कमजोर साधना के कारण वे विरोध नहीं कर सके और जैसे ही उस सुगंध की हल्की सी गंध उनके भीतर पहुंची, उनकी चेतना धुंधली हो गई और वे तुरंत जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़े। युवती ने बिना झिझक अपनी आस्तीन लहराई और सफेद धुंध निकाली, जिसने तीनों को उठाकर उसके पास ला दिया। उनके चेहरों पर नजर डालने के बाद वह खिलखिलाई और चांदी की रोशनी में लिपटकर तुरंत आकाश में उड़ गई। सफेद प्रकाश लगभग 5 किलोमीटर दूर जाकर एक सुनसान जंगल में उतरा। वहां एक नीले वस्त्र पहने युवक एक विशाल वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठा शांत विश्राम कर रहा था। जैसे ही सफेद प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ, वह गायब हो गया और यशवंत तथा उसके साथी चुपचाप युवक के सामने रख दिए गए।
युवती आकाश से धीरे से उतरकर उसके सामने सम्मान से खड़ी हो गई और बोली, गुरुदेव, मैं लोगों को ले आई हूँ। ये स्वयं को चंद्रमुख संप्रदाय के साधक बता रहे थे। मुझे लगता है यही वे लोग हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे थे। युवक ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में पूछा, तुमने किसी और को सतर्क तो नहीं किया? युवक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी दृष्टि में ठंडा और निष्प्रिय भाव था, मानो सामने खड़ी दुनिया उसके लिए कोई विशेष महत्व ही न रखती हो, और उसने शांत लेकिन तीखे स्वर में पूछा, तुमने किसी और को सतर्क तो नहीं किया? स्वाभाविक ही था कि वह युवक और कोई नहीं बल्कि जायन था, जिसने पिछले 1 महीने का अधिकांश समय बेलियांग राज्य तक लगातार यात्रा करते हुए बिताया था, क्योंकि वह काव्या नयन को गुप्त रूप से ढूंढने की योजना बना रहा था और किसी भी तरह का अनावश्यक ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना नहीं चाहता था। वह जानता था कि सीधे उसके द्वार पर जाना मूर्खता होती, इसलिए उसने निर्णय लिया कि पहले नकाबधारी चंद्र संप्रदाय के बारे में आवश्यक जानकारी इकट्ठा की जाए, और इसी कारण वह पास के एक छोटे से नगर में ठहर गया। एक ऐसे साधक के रूप में जिसने कभी निम्न स्तर के साधक के रूप में साधना का मार्ग तय किया था, जायन अच्छी तरह समझता था कि किसी भी संप्रदाय के निम्न स्तर के शिष्य पूरी तरह से सांसारिक दुनिया से अलग नहीं हो सकते, इसलिए संप्रदाय के सबसे नजदीकी नगर में ही वे सबसे अधिक आते जाते होंगे। जायन की विशाल आध्यात्मिक चेतना के सामने चाहे कितने भी साधक नगर में प्रवेश करें, कोई भी उसकी निगाह से बच नहीं सकता था। शुरुआत में उसकी नज़र एक अन्य क्यूई संघनन शिष्य पर थी, लेकिन जब प्रबंधक वस्त्र पहने एक शिष्य नगर में आया तो जायन ने तुरंत अपना लक्ष्य बदल दिया, क्योंकि उच्च पद वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संप्रदाय के बारे में अधिक जानता होगा। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना की एक महीन डोरी उस व्यक्ति पर बांध दी और चंद्रमाया को आदेश दिया कि वह उसे और उसके साथियों को पकड़ लाए, जिसके बाद उन्हें उस जंगल में लाया गया जहां वह प्रतीक्षा कर रहा था। ये जानते हुए कि जायन का मन इस समय खराब था, चंद्रमाया ने मजाक करने का विचार त्याग दिया और गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, निश्चिंत रहें, 3 क्यूई संघनन साधकों को पकड़ना आसान था, किसी का ध्यान नहीं गया। जायन ने भावहीन चेहरे के साथ युवन कुमार के शरीर पर नजर डाली और ठंडी आवाज में कहा, अच्छा काम, तुम्हारी दानव लोमड़ी माया और मेरी स्वप्न अश्रु विद्या के साथ ये हमें सब कुछ बता देगा। चंद्रमाया ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश स्वामी। इसके बाद उसने मुड़कर जमीन पर पड़े तीनों पर गुलाबी धुंध की कई सांसें छोड़ी, और देखते ही देखते पूरा क्षेत्र उस रहस्यमय कुहासे से भर गया। जायन धीरे से उठा और उस धुंध में प्रवेश कर गया, और कुछ ही देर में भीतर से हल्की नीली रोशनी धड़कने लगी। रत्नकट पर्वतों का नाम भले ही भव्य था, लेकिन पहली बार देखने वाला कोई भी व्यक्ति यह समझ नहीं पाता कि इन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे किसी भी तरह से चमकदार या सुंदर नहीं बल्कि विचित्र और असामान्य रूप से विशाल प्रतीत होते थे। मुख्य पर्वत कई दर्जन किलोमीटर तक फैला हुआ था और उसका निचला भाग इतना चिकना और समतल था मानो कोई विशाल ढलान हो, लेकिन मध्य भाग अचानक बेहद खतरनाक और खड़ी चट्टानों में बदल जाता था, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत प्रचुर थी और वहीं कोर निर्माण साधकों के गुफा निवास स्थित थे। आकाश से किसी भी हमले को रोकने के लिए पर्वत के शीर्ष के चारों ओर भयंकर मंत्र प्रतिबंध लगाए गए थे, और निम्न स्तर के शिष्यों के पास ऊपर चढ़ने के लिए केवल कुछ निश्चित मार्ग ही थे। इस समय जायन उसी पर्वत के मध्य भाग की एक साधारण पत्थर सड़क पर खड़ा था और शांत भाव से ऊपर देख रहा था। रूप परिवर्तन कला का उपयोग करके उसने अपना पूरा स्वरूप युवन कुमार जैसा बना लिया था और अपनी साधना को भी क्यूई संघनन स्तर तक सीमित कर दिया था। आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद उसने उन तीनों को एक सूखे पेड़ के खोखले में कैद कर दिया और युवन कुमार के प्रबंधक पदक और स्वप्न अश्रु विद्या से मिली जानकारी के सहारे साहपूर्वक नकाबधारी चंद्र संप्रदाय में प्रवेश कर गया। वह इस समय पर्वत के एक कोने पर बने बाजार नगर में खड़ा था, जहां हजारों शिष्य अपनी आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करते थे, और कुछ दुकानें ऐसी भी थीं जहां सांसारिक वस्तुएं बिकती थीं जिनका प्रबंधन स्वयं युवन कुमार करता था। जायन सीधे पर्वत के शीर्ष की ओर नहीं गया, बल्कि धैर्यपूर्वक वह सामान दुकानों तक पहुंचाता रहा जो युवन कुमार ने नगर से खरीदे थे, और हर दुकान से निकलते समय दुकानदारों की निगाहों के बीच वह पर्वत की ओर नजर डालता रहा। तीनों शिष्यों की स्मृतियों से उसे पता चला कि काव्या नयन विवाह के निकट होने के बावजूद किसी से मिलने के लिए स्वतंत्र नहीं थी, और यहाँ तक कि उच्च स्तर के शिष्यों के लिए भी अपने मार्शल पूर्वज से मिलना कठिन था। जहां तक ये प्रश्न था कि उसने प्रवाह मानस संप्रदाय के वीर लिचित के साथ युगल साधना साथी बनने के लिए सहमति क्यों दी, यह अभी भी जायन के लिए रहस्य था, क्योंकि पकड़े गए शिष्य इतने निम्न स्तर के थे कि उन्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं था, जिससे वह निराश हो गया। लेकिन उनकी स्मृतियों से जायन ने स्पष्ट रूप से देखा कि नकाबधारी चंद्र संप्रदाय की सबसे युवा नवजात आत्मा साधिका और अद्भुत रूप से विश्व को चकित कर देने वाली सुंदरी होने के कारण काव्या नयन को निम्न स्तर के शिष्यों का अपार प्रेम और सम्मान प्राप्त था, और असंख्य पुरुष शिष्य गुप्त रूप से उसके प्रति भावनाएं रखते थे, जिनमें युवन कुमार भी शामिल था। हालांकि उसने वर्षों में उसे केवल कुछ ही बार देखा था, फिर भी वह उसके प्रति मोहित था, और जब उसने सुना कि काव्या नयन का विवाह होने वाला है तो वह लंबे समय तक उदास रहा, और जब जायन ने ये स्मृतियां देखीं तो वह कुछ क्षणों के लिए निःशब्द रह गया। जब जायन ने उन स्मृतियों को देखा तो वह कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल निःशब्द रह गया, मानो उसके भीतर शब्दों की जगह केवल भारी सन्नाटा भर गया हो।
अब जबकि उसने सांसारिक वस्तुओं की डिलीवरी पूरी कर ली थी, वह युवन कुमार की यादों के अनुसार अन्य छोटे मोटे कार्य भी सहजता से निपटाता रहा, और सौभाग्य से इस प्रबंधक के संप्रदाय में कोई गहरे संबंध नहीं थे, इसलिए उसके व्यवहार में कोई भी सूक्ष्म अंतर किसी की नजर में नहीं आया। कुछ समय बाद जब उसने देखा कि आकाश धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, तो उसे लगा कि अब सही समय आ चुका है, और युवन कुमार के सामान्य व्यवहार के अनुसार वह शांत भाव से पर्वत पर चढ़ने लगा। हालांकि युवन कुमार केवल क्यूई संघनन स्तर का साधक था, फिर भी संप्रदाय का प्रबंधक होने के कारण उसे रत्नकट पर्वतों के दूसरे स्तर पर एक छोटा और साधारण निवास प्राप्त था। जायन बिना किसी समस्या के दूसरे स्तर तक पहुंच गया, लेकिन रास्ते में उसे कुछ आधार स्थापना साधक मिले, जिन्होंने उसे युवन कुमार के वेश में देखकर तिरस्कार भरी नजर डाली, जबकि कुछ ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। जब वह अकेला हुआ तो उसने ठंडी हंसी के साथ अपनी थोड़ी सहलाई और मन ही मन सोचा कि अपने अधीनस्थों के अलावा यह व्यक्ति वास्तव में किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता था। दूसरे स्तर में प्रवेश करने के बाद वह युवन कुमार के निवास की ओर नहीं गया, बल्कि एक निम्न ऊंचाई पर उड़ने वाले उपकरण से सीधे पर्वत के शीर्ष की दिशा में बढ़ गया, क्योंकि भले ही आसपास का क्षेत्र खाली दिखाई देता था, लेकिन वह जानता था कि वहां अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध लगाए गए हैं और उन्हें छूना भी खतरनाक होगा। कुछ समय बाद वह दूसरे और तीसरे स्तर की सीमा पर पहुंचा, जहां दो आधार स्थापना साधकों ने सीधे उसका रास्ता रोक लिया। पीली त्वचा वाले साधक ने भौहें सिकोड़ते हुए ऊंची आवाज में कहा, युवन कुमार, यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। कुछ देर झिझकने के बाद जायन ने धीमे और संकोच भरे स्वर में कहा, मार्शल चाचा, ये भतीजा मार्शल पूर्वज काव्यानयन से मिलना चाहता है, क्या आप मेरी बात पहुंचा सकते हैं? दोनों साधक पहले तो चौंक गए, फिर बिना सोचे समझे उसे डांटते हुए बोले, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम होश में हो? तुम जैसे व्यक्ति का मार्शल पूर्वज से मिलना तो केवल सपना ही हो सकता है। जायन ने तुरंत दुखी चेहरा बनाते हुए कहा, जब ये भतीजा सामान खरीदने बाहर गया था, तब मेरी मुलाकात एक अत्यंत रहस्यमयी वरिष्ठ से हुई। उन्होंने मुझे मार्शल पूर्वज को कुछ देने को कहा और मेरे शरीर पर एक प्रतिबंध भी लगा दिया, ये कहते हुए कि केवल मार्शल पूर्वज ही इसे हटा सकती हैं। पीले चेहरे वाले साधक ने आश्चर्य से पूछा, वरिष्ठ, क्या वह कोर निर्माण साधक था? उदास स्वर में जायन बोला, ये भतीजा निश्चित नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे मार्शल पूर्वज के पुराने मित्र हैं और आने वाले उत्सव के लिए बधाई उपहार भेजना चाहते हैं, साथ ही कुछ बातें स्वयं कहना चाहते हैं। मजबूत कद वाले साधक ने चिंतित स्वर में कहा, पुराने मित्र, क्या वह नवजात आत्मा स्तर का वरिष्ठ भी हो सकता है? पीले चेहरे वाला साधक थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, संभव है, लेकिन यदि वह यहाँ था तो स्वयं पर्वत पर क्यों नहीं आया? मजबूत साधक ने कंधे उचकाते हुए कहा, कौन जाने, शायद उसके पास अन्य काम हो या उसे असुविधा हो, लेकिन पहले अपना हाथ आगे बढ़ाओ और हमें ये प्रतिबंध दिखाओ। इसकी अपेक्षा पहले से करते हुए जायन ने शांत भाव से अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रवाहित करते हुए शरीर पर एक विचित्र प्रतिबंध का आभास उत्पन्न किया। मजबूत साधक ने उसका हाथ पकड़कर थोड़ी देर जांच की और तुरंत आश्चर्य से भर गया, जबकि दूसरा साधक भी उंगलियां रखकर जांच करने लगा और उसके चेहरे पर भी वैसा ही भाव उभर आया। अब उसका स्वर कुछ नर्म हो गया और उसने कहा, हाँ, तुम्हारे शरीर पर वास्तव में एक भयानक प्रतिबंध है और इसकी जटिलता देखकर लगता है कि यह नवजात आत्मा साधक द्वारा लगाया गया है, लेकिन केवल इसी आधार पर हम तुम्हें ऊपर नहीं जाने दे सकते। पहले उपहार निकालो, हम में से एक इसे मार्शल पूर्वज को देगा और पुष्टि करेगा कि वह वास्तव में उनका मित्र है। यदि वे मिलना चाहेंगी तभी तुम ऊपर जा सकोगे। ये सुनकर जायन ने कड़वा चेहरा बनाया, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद सिर हिला दिया। उसने अपने भंडारण थैले से एक लंबा लकड़ी का डिब्बा निकाला और उसे सौंपते हुए चिंतित स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन कृपया मेरे शरीर पर लगे प्रतिबंध की बात अवश्य बताइएगा। डिब्बे के ढक्कन पर हल्का चांदी का प्रतिबंध ताबीज लगा था और उसकी आध्यात्मिक तरंगों से स्पष्ट था कि इसे खोलने से रोकने के लिए लगाया गया है। पीले चेहरे वाले साधक ने अधीर स्वर में कहा, समझ गया, यहाँ प्रतीक्षा करो कनिष्ठ भाई महेश, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह अपने जादुई उपकरण पर उड़ता हुआ डिब्बा लेकर चला गया और जायन वहीं शांत खड़ा रह गया। हालांकि उसे विश्वास था कि जैसे ही काव्यानयन डिब्बा खोलेंगी वह उसे अवश्य बुलाएंगी, फिर भी उसके मन में हल्की चिंता बनी रही। वह पीछे रह गए प्रेरी के प्रश्नों का शांतिपूर्वक उत्तर देता रहा, और जब उससे उस वरिष्ठ के रूप के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वह चोगा पहने हुए था और यह पहचानना कठिन था कि वह पुरुष था या स्त्री। एक भोजन के समय जितनी देर बीतने के बाद वह साधक खाली हाथ लौट आया और बोला, मार्शल पूर्वज ने कहा है कि वह वास्तव में उनका पुराना मित्र है और मैं तुम्हें उनसे मिलाने ले जा सकता हूं ताकि प्रतिबंध हटाया जा सके। इतना सुनते ही जायन के हृदय में खुशी की लहर दौड़ गई और वह उत्साहित चेहरे के साथ उसके पीछे पर्वत की ओर बढ़ गया। ये सुनकर जायन के चेहरे पर अपार प्रसन्नता की चमक फैल गई और वह उत्साहित भाव से पीली त्वचा वाले साधक के पीछे पीछे चल पड़ा। चलते हुए उस साधक ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, सावधान रहना, यहाँ कई ऐसे मार्ग हैं जिन पर किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए।
यहाँ लगे प्रतिबंध मध्य स्तर के प्रतिबंधों से कहीं अधिक भयानक हैं। यदि मैं भी उनमें फंस जाऊं तो जीवित नहीं बच पाऊंगा। जायन ने स्वाभाविक रूप से सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकार कर ली। उसी क्षण सामने से नीली रोशनी की एक तेज लकीर उनकी ओर आती दिखाई दी। पीली त्वचा वाला साधक मानो उस प्रकाश के स्वामी को पहचान गया और तुरंत सम्मानपूर्ण मुद्रा में रुक गया। कुछ ही पल में वह प्रकाश उनके सामने आकर ठहर गया और धीरे धीरे मिटते हुए एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले मध्यम आयु के साधक का रूप ले लिया, जो कड़ाईदार वस्त्र पहने हुए था। उसने ठंडी निगाह से जायन को देखा और कठोर स्वर में कहा, मार्शल भतीजे, तुम एक क्यूई संघनन साधक को पर्वत के शीर्ष पर क्यों ला रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ के नियमों की समझ नहीं है? पीली त्वचा वाला साधक स्पष्ट रूप से उससे अत्यधिक भय और सम्मान रखता था, इसलिए उसने जल्दी जल्दी समझाते हुए कहा, मार्शल वरिष्ठ, ये सब मैं मार्शल पूर्वज काव्यानयन के आदेश पर ही कर रहा हूँ, अन्यथा इतनी हिम्मत करने का साहस मुझमें नहीं होता। इस दौरान जायन ने चुपचाप उस व्यक्ति का निरीक्षण किया और समझ गया कि वह केवल प्रारंभिक कोर निर्माण स्तर का साधक है, इसलिए उसे अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने विचारों को छुपाते हुए उसने भी सम्मानजनक भाव बनाए रखा और चुप रहा। कड़ाईदार वस्त्रधारी साधक ये सुनकर चौंक गया और आश्चर्य से बोला, मार्शल आंटी काव्यानयन इस व्यक्ति से मिलना चाहती हैं। बताओ ये कैसे हुआ? पीली त्वचा वाले साधक ने बिना कुछ छुपाए पूरी घटना विस्तार से बता दी। ये सुनकर वह व्यक्ति भौहें सिकोड़कर बोला, मार्शल आंटी के किसी पुराने मित्र ने इसके शरीर पर प्रतिबंध लगाया है। फिर उसने पैनी निगाह से जायन को देखा और आदेश दिया, मुझे ये प्रतिबंध दिखाओ। जायन मन ही मन उसकी दखलंदाजी पर झुंझला उठा, लेकिन मजबूरी में उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने उसकी कलाई पकड़कर कुछ देर गहराई से जांच की और फिर सिर हिलाते हुए बोला, ये सचमुच अजीब है। हालांकि यह प्रतिबंध जटिल है, पर इसमें कोई दुर्भावना नहीं है। लगता है जिसने इसे लगाया है उसका बुरा इरादा नहीं था। जाओ, मार्शल आंटी से मिलो। इतना कहकर उसने उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया और हल्की नीली रोशनी में लिपटकर पल भर में पर्वत की ओर नीचे चला गया और कुछ ही क्षणों में उसकी आभा धुंधली होकर गायब हो गई। उसके जाने के बाद पीली त्वचा वाले साधक ने गहरी सांस ली और उसके जाने की दिशा में देखते हुए बुदबुदाया, मार्शल अंकल लान की निराकार बचाव तकनीक उनके नाम की तरह ही अद्भुत है। भले ही वह प्रारंभिक कोर निर्माण स्तर पर हैं, लेकिन देर चरण के साधकों के लिए भी उनसे निपटना कठिन होगा। ये सुनकर जायन के मन में हल्की हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत इस बात को मन से निकाल दिया। पर्वत के शीर्ष पर वैसे भी बहुत कम साधक रहते थे, इसलिए दोनों बिना किसी और से मिले सीधे शिखर के पास स्थित एक गुफा निवास तक पहुंच गए। पीली त्वचा वाले साधक ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, यह मार्शल पूर्वज काव्यानयन का ध्यान स्थल है। उनसे बात करते समय सावधानी रखना और केवल अपने शरीर पर लगे प्रतिबंध की बात ही करना। संभव है वह तुम्हें कोई लाभ भी दे। ये कहकर वह द्वार की ओर मुड़ा और आदरपूर्वक बोला, मार्शल पूर्वज को सूचना है, शिष्य आ गया है। भीतर से हल्की परिचित लेकिन अजनबी सी आवाज आई, मैं समझ गई, उसे अकेले अंदर आने दो, तुम जा सकते हो। इतना कहते ही गुफा का द्वार पीली रोशनी से चमका और पत्थर का दरवाजा खुल गया। जायन बिना झिझक आगे बढ़ गया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा कि द्वार के पीछे पीले छोटे आस्तीन वाले वस्त्र पहने एक अत्यंत सुंदर युवती खड़ी है, जो लगभग 18 वर्ष की प्रतीत होती थी और प्रारंभिक आधार स्थापना स्तर की साधक थी। उसने जायन के युवन कुमार वाले रूप को ध्यान से देखा और ठंडे स्वर में कहा, मेरे पीछे आओ, मार्शल पूर्वज मुख्य कक्ष में प्रतीक्षा कर रही हैं। वह मुड़ी और अंदर चली गई, जबकि जायन हल्की सांस लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। काव्यानयन का गुफा निवास बहुत बड़ा नहीं था। वह युवती उसे एक छोटे गलियारे से ले गई, फिर कई छोटे कक्षों से गुजरते हुए अंततः मुख्य सभागार में पहुंची। सभागार अत्यंत सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया गया था और कमरे के किसी कोने में कोई अनजानी सुगंध जल रही थी, जिसकी महक पूरे कक्ष में फैली हुई थी। सामने 2 सुंदर छोटे गमले रखे थे, जिनमें दुर्लभ और कीमती औषधीय पौधे हरे भरे लहरा रहे थे। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। मुख्य सभागार में रखे 2 सुंदर छोटे गमलों में दुर्लभ और कीमती औषधीय पौधे हरे भरे लहरा रहे थे, जिनकी हल्की सुगंध वातावरण में एक शांत और पवित्र आभा फैला रही थी। कक्ष के मध्य में एक अत्यंत सुंदर चौकोर लकड़ी की मेज रखी थी, जिसके चारों ओर हल्के हरे रंग की बेत की कुर्सियां सलीके से रखी हुई थीं। उन कुर्सियों में से एक पर काले बालों और सफेद वस्त्रों में लिपटी एक युवती बैठी हुई थी, जिसकी दृष्टि अपने हाथ में थामी हुई विशाल चमकती हुई चांदी की तलवार पर झुकी हुई थी। मेज पर रखा लकड़ी का डिब्बा अब खुला हुआ था और खाली पड़ा था। जैसे ही उस श्वेत वस्त्रधारी स्त्री ने जायन को भीतर प्रवेश करते देखा, उसने धीरे से तलवार को सहलाया और उसे वापस लकड़ी के डिब्बे में रख दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और शांत कोमल दृष्टि से उसकी ओर देखा। वह चेहरा, जिसे जायन ने अनगिनत सपनों में देखा था, अब उसके सामने वास्तविकता बनकर खड़ा था।
हल्की नुकीली ठोड़ी, कोमल नाक और चमकती हुई मोहक आंखें, इन परिचित विशेषताओं को देखकर जायन के हृदय में एक साथ उत्साह और एक पुरानी गर्माहट की लहर उठी, जो इतने वर्षों से उसके भीतर कहीं गहराई में सोई हुई थी। ऐसा लगा मानो सदियां बीत गई हों। उस क्षण उसके मन के सारे विचार और शब्द जैसे गायब हो गए और केवल एक गहरी तीव्र भावना शेष रह गई। जब काव्या नयन ने देखा कि जायन बिना झिझक उसे देखे जा रहा है, तो वह क्षण भर के लिए चौंक गई और उसके चेहरे पर सोचपूर्ण भाव उभर आए, साथ ही उसने अनजाने में भौहें सिकोड़ लीं। उसने सिर उठाकर उस पीले वस्त्र वाली युवती से कहा, यूर, तुम नीचे जाओ, मुझे उससे अकेले बात करनी है। क्षण भर के आश्चर्य के बाद उसने सिर झुकाकर कहा, जी, मार्शल पूर्वज, और शांत कदमों से कक्ष से बाहर चली गई। जायन ने उसके पूरी तरह ओझल होने का इंतजार किया, फिर अपनी आध्यात्मिक चेतना से चारों ओर जांच की। जब उसे यकीन हो गया कि वहां कोई और नहीं है, तो उसने काव्या नयन की ओर देखा और हाथों से एक मुद्रा बनाई। उसके शरीर से अचानक कई तीखे चटकने की आवाजें आईं, उसका कद कुछ इंच बढ़ गया और नीली रोशनी की हल्की चमक के साथ उसका असली चेहरा प्रकट हो गया। काव्या नयन के चेहरे पर जटिल भाव उभरे, लेकिन आश्चर्य नहीं था, केवल एक हल्की आह थी। तो सचमुच तुम ही हो, जायन। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे, वह हल्का हकलाते हुए बोला, तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा। कहते ही उसे पछतावा हुआ और वह भीतर ही भीतर खुद पर झुंझला उठा। काव्या नयन हल्के से मुस्कुराए और बोली, मुझे वान कहो। उसकी मुस्कान ने उसकी भौहों की शिकन मिटा दी और उसकी चमकती आंखों व मोहक सुंदरता ने पूरे कक्ष को मानो रोशन कर दिया। वान। जायन के हृदय से जैसे कोई भारी बोझ उतर गया और उसने धीमे स्वर में उसका नाम लिया। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो गया कि उसके हृदय में उसके लिए भावनाएं हैं, वरना वह ऐसा रूप कभी न दिखाती। वह कुछ क्षण मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। काव्या नयन हल्का लजा गई और चेहरा दूसरी ओर घुमाकर बोली, मुझे देखने में क्या रखा है? क्या मैं तुम्हारी नई रखेल से भी ज्यादा सुंदर हूँ? उसकी नाराज आवाज सुनकर जायन चौंक गया। रखेल, तो तुम्हें ये भी पता है? काव्या नयन ने नीचे देखते हुए हल्की नाराजी से कहा, तुम हाल ही में बहते बादल संप्रदाय के नए एल्डर बने हो और करीब 200 साल की उम्र में नवजात आत्मा तक पहुंच गए हो। मैं कैसे न जानती। फिर उसे कुछ याद आया और वह बोली, क्या ये जानकारी उस साधक ने दी जिसका उपनाम तंग है? काव्या नयन रहस्यमय मुस्कान के साथ बोली, तो तुम इतने भी भोले नहीं हो। सचमुच वही था। उसने विशेष विधि से मुझे ध्वनि संदेश तावीज भेजा था। जब मैंने उसे सुना तो विश्वास ही नहीं हुआ। इतने वर्षों बाद तुम नवजात आत्मा साधक बनकर लौटे हो। फिर मैंने तुरंत बहते बादल संप्रदाय की ताज़ा जानकारी मंगवाई और तुम्हारी परिस्थितियों के बारे में जान लिया। वह आगे बोली, तुम अचानक प्रकट हुए, एल्डर बने और व्यापार मेले से बीच में ही चले गए। इसके बारे में मुझे कम पता है, लेकिन तुम्हारी रखेल आज तक आकाश नगरी में ही है। जायन ने हल्की शर्म के साथ ठुड्डी छुई और बोला, उस समय मैंने उसे एक एल्डर के साथ वापस भेजा था, शायद किसी कारण से देर हो गई, लेकिन ये रखेल। काव्या नयन ने बीच में ही रोकते हुए कहा, बस अब और मत कहो। मैं इस बात की शिकायत नहीं करूंगी कि तुमने रखेल रखी है। आखिर मैं भी तो विवाह करने जा रही हूँ। उसका चेहरा अचानक उदास और बेहद कमजोर सा दिखने लगा। जायन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीमे स्वर में पूछा, ये सब क्या है? क्या तुम सच में उससे विवाह करना चाहती हो? काव्या नयन ने अपने लाल होंठ काटे और उसकी आंखें हल्की चमक उठीं। इसका जवाब देने से पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं विवाह न करूं, या मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो? जायन ने बिना एक पल की देर किए दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनो। जो भी उस व्यक्ति को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। काव्या नयन हल्का लजा गई और शर्मीली मुस्कान के साथ बोली, ये तो बहुत बड़ा सपना है, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी? काव्या नयन हल्का लजा गई और अपने स्वाभाविक आकर्षण के साथ उसे शर्मीले अंदाज में डांटते हुए मुस्कुराए। जायन केवल चुपचाप मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला, क्योंकि ऐसे मामलों में वह बिल्कुल नया था और उसे लगा कि ज्यादा गहराई में जाना अभी ठीक नहीं होगा। कुछ ही क्षणों में काव्या नयन की झिझक पूरी तरह गायब हो गई और उसका चेहरा फिर से शांत और गंभीर हो गया। वह धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में बोली, तुम्हें पता होना चाहिए कि रक्त और अग्नि की परीक्षा वाले वर्ष में जब तुमने मेरी पवित्रता छीन ली थी, तो मेरा पहला विचार यही था कि तुम्हें हजारों टुकड़ों में काट दूं। वह आगे बोली, उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर को अग्नि में जलाकर राख कर देना चाहती थी ताकि अपना बदला पूरा कर सकूं। आखिर मैंने 100 वर्षों से अधिक समय तक अपने शरीर की पवित्रता की रक्षा की थी, और तुम अचानक आए और उसे छीन लिया। मैं तुमसे घृणा कैसे न करती? जायन ने अपनी नाक रगड़ी और हल्की कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तो तुम्हारी बातों से तो लगता है कि मुझे पहले ही मर जाना चाहिए था। ये सुनते ही काव्या नयन का चेहरा लाल हो गया और उसने नाराज स्वर में कहा, बिल्कुल, अगर किसी अजीब संयोग ने मेरे दिल को नर्म न किया होता तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती।
क्या तुम्हें लगता है कि कोर फॉर्मेशन साधक को संभालना इतना आसान होता है? जायन केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। काव्या नयन ने आगे कहना जारी रखा, संप्रदाय में लौटने के बाद न जाने क्यों तुम्हारी छवि मेरे मन से निकल ही नहीं पाई, चाहे मैं साधना कर रही होती या एकांत ध्यान में बैठी होती। समय के साथ तुम्हारी छवि और स्पष्ट होती गई और बार बार मेरे मन में आने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे भीतर एक मोह का आंतरिक दानव बन चुके हो। अगर मैं इससे मुक्त नहीं होती तो मेरी साधना हमेशा के लिए रुक सकती थी। ऐसे आंतरिक दानव से मुक्त होने के केवल दो ही तरीके होते हैं, या तो मैं तुमसे विवाह कर तुम्हारे साथ एक हो जाऊं और इस मोह को पूरा कर दूं, या फिर तुम्हें इस दुनिया से खत्म कर दूं ताकि ये दानव धीरे धीरे खत्म हो जाए। हमारी साधना के स्तर में इतना अंतर था कि पहला विकल्प असंभव था, इसलिए लंबे समय तक मानसिक संघर्ष के बाद मैंने तुम्हें मारने का निश्चय कर लिया। लेकिन उससे पहले ही 6 दानव मार्ग संप्रदायों ने हमला कर दिया और युद्ध शिविर में तुम्हारे साथ मुलाकात हुई। उस समय तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक थे और इससे मेरा निश्चय डगमगा गया। मुझे लगा अगर तुम आगे बढ़ते रहे तो पति पत्नी बनना असंभव नहीं होगा। जायन ने कड़वी मुस्कान के साथ बुदबुदाया, तो उस समय तुम सच में मुझे मारना चाहती थी और मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हुआ था, लेकिन तुम्हारा ठंडा व्यवहार मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। कई दिनों तक मैं उदास रहा। काव्या नयन हल्का मुस्कुराई लेकिन बिना जवाब दिए आगे बोली, उसके बाद आत्मा पशु पर्वत के विश्वासघात से यूए के संप्रदायों को भारी हार मिली और सभी ने अपने शिष्यों को निकालना शुरू कर दिया। सबसे कम उम्र की कोर फॉर्मेशन साधक होने के कारण मुझे भी निकाला जाना था, लेकिन पीली मेपल घाटी में मेरी एक अच्छी मित्र थी। उसके पत्रों से मुझे रुद्रनाथ के निकासी योजना के बारे में पता चला और समझ गई कि तुम खतरे में हो। ये जानकर मैं स्तब्ध रह गई और मेरे मन में केवल एक ही विचार आया, तुम्हें बचाना। लेकिन जब तक मैं पहुंची, युद्ध खत्म हो चुका था और अधिकांश शिष्य मर चुके थे। मुझे नहीं पता था कि तुम जीवित हो या नहीं, इसलिए मुझे अपने संप्रदाय लौटकर पीछे रहने वाले शिष्यों की मदद करनी पड़ी। उसी दौरान मैं एक कोर फॉर्मेशन साधक से लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गई और कई जूनियर मेरा पीछा करने लगे। आगे क्या हुआ तुम जानते हो। इस दुनिया में नांगोंग बिंग नाम का कोई व्यक्ति नहीं था, वह केवल मेरा बदला हुआ रूप था। वह हल्की सांस लेकर बोली, मैं अपनी पहचान इसलिए नहीं बताना चाहती थी क्योंकि यह कहना कितना अजीब होता कि एक कोर फॉर्मेशन साधक तुम्हें बचाने आई है क्योंकि वह तुमसे शादी करना चाहती है। ऊपर से मैंने तुम्हारी साधना का अधिकांश हिस्सा भी अवशोषित कर लिया था, इसलिए तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना और भी शर्मनाक लगता। मैं तुम्हें मास्क मून संप्रदाय में शामिल नहीं करना चाहती थी, बस चाहती थी कि तुम मेरे साथ आओ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और हम शादी कर सकें। लेकिन कौन जानता था कि तुम इतने लालची या शायद इतने जिद्दी हो कि केवल आत्मा पत्थर लेकर चले जाओगे और मुझे बिल्कुल असहाय छोड़ दोगे। ये कहते हुए उसके होठों पर हल्की मुस्कान आए और उसने तीखी नजर से जायन को देखा, लेकिन उसकी आंखों में छिपी खुशी जायन से छिपी नहीं रह सकी। वह आगे बोली, हमारे अलग होने के बाद मैं वापस मास्क मून संप्रदाय लौट आए। जब संप्रदाय ने बेलियांग में अपनी स्थिति मजबूत कर ली तो मैं चोरी छिपे युए राज्य में तुम्हें खोजने गई। लेकिन मुझे केवल इतना पता चला कि तुम्हारा पीछा घोस्ट स्पिरिट संप्रदाय कर रहा था। इसके बाद मुझे दानव मार्ग ने पकड़ लिया और मुझे वापस 9 राष्ट्र गठबंधन लौटना पड़ा। उसके बाद मुझे तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली और मैंने मान लिया कि तुम मर चुके हो। धीरे धीरे मेरा आंतरिक दानव भी समाप्त हो गया। समय के साथ मैं नवजात आत्मा तक पहुंच गई और मास्क मून संप्रदाय की एल्डर बन गई और अब हम यहाँ हैं। उसकी आवाज पूरी तरह शांत थी। काव्या नयन की बातों को सुनते हुए जायन के चेहरे के भाव कई बार बदले, क्योंकि अतीत में उसने उसके लिए कितनी बातें की थीं जिनके बारे में उसे कभी पता ही नहीं था, और इससे उसके मन में उसके प्रति और भी गहरी गर्माहट भर गई। कुछ क्षण बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और धीमे स्वर में पूछा, तो फिर ये वीर लिचेन वाला मामला क्या है? कुछ क्षण बाद जायम खुद को रोक नहीं पाया और हल्की जिज्ञासा के साथ उसने पूछा, ये वीरेन लिचेन का मामला आखिर है क्या? काव्य नयन ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में बोली कि वह कई वर्ष पहले संयोग से उससे मिली थी, परंतु उसे वह व्यक्ति कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि बाहर से वह भले ही बेहद शालीन और कुलीन दिखाई देता हो, भीतर से वह एक ढोंगी, छल करने वाला और स्त्रियों के प्रति अत्यंत हल्की सोच रखने वाला व्यक्ति है। उसने आगे कहा कि उसने सुना है कि वह अपने 8 महिला शिष्यों पर गुप्त रूप से यीन ऊर्जा खींचने की तकनीक का प्रयोग करता है, और संभवतः उसी कारण वह उससे विवाह करने की मंशा रखता था, इसलिए उसने उसके पहले प्रस्ताव को बिना किसी हिचकिचाहट के ठुकरा दिया था। जायम ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, ठुकरा दिया? फिर बाद में क्या बदल गया? काव्य नयन ने सीधे उत्तर देने के बजाय अचानक उससे पूछा कि क्या वह दक्षिणी आकाश के 3 महान नासेंट सोल साधकों के बारे में जानता है। जायम का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसे हल्का सा अंदेशा होने लगा कि बात कहीं अधिक गंभीर है, इसलिए उसने शांत स्वर में कहा कि स्वाभाविक रूप से वह जानता है। धर्ममार्ग, दानव मार्ग और 9 राष्ट्र संघ, तीनों में एक एक लेट नासेंट सोल साधक है जो देवता रूपांतरण अवस्था के केवल एक कदम दूर हैं, और यही कारण है कि तीनों महाशक्तियां संतुलन बनाए रखे हुए हैं।
जबकि उनके हेवनली डाउ अलायंस में 2 मध्य नासेंट सोल स्तर के साधक हैं जो संयुक्त तकनीकों में निपुण हैं और मिलकर किसी लेट नासेंट सोल साधक को कठिनाई से ही सही रोक सकते हैं। फिर उसने सीधा प्रश्न किया कि क्या वीरेन लिचन का संबंध उन्हीं में से किसी से है। काव्य नयन ने सिर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल, उसका परदादा महागुरु वीरसेन उन्हीं 3 महान साधकों में से एक है जो 9 राष्ट्र संघ का सर्वोच्च वरिष्ठ है और एक दुर्लभ विश्व साधना कला का अभ्यास करता है जिसकी शक्ति इतनी भयानक है कि केवल हाथ घुमाने भर से बिना छुए किसी का जीवन समाप्त कर सकता है और उसकी क्षमताएं कल्पना से परे हैं। ये सुनकर जायम की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में हल्की क्रोध की चमक उभरी। उसने धीमे स्वर में पूछा कि क्या महागुरु वीरसेन ने स्वयं उसे परेशान किया था। काव्य नयन ने थोड़े रोष के साथ कहा कि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन वह इस पूरे मामले में शामिल था। और फिर उसने समझाया कि उनके संप्रदाय की पूर्व महान वरिष्ठ की मृत्यु के बाद एक वरिष्ठ बहन ने पद संभाला जिसकी साधना भले ही कमजोर नहीं थी पर उसका स्वभाव अत्यंत चालाक था और वह अक्सर उससे टकराव में रहती थी, इसलिए उनके संबंध बेहद खराब थे। जायम चुपचाप सुनता रहा जबकि काव्य नयन ने दांत भींचकर कहा कि कई बार विवाह प्रस्ताव ठुकराने के बाद वीरेन लिचन ने महागुरु वीरसेन को उस वरिष्ठ बहन से मिलने भेजा और भले ही उसे पता नहीं चला कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, लेकिन आधे वर्ष बाद जब वह अपनी फीमेल एसेंस इनकार्नेशन तकनीक के संवेदनशील चरण में थी तब उसी वरिष्ठ बहन ने अचानक उसे रोककर जबरन वीरेन लिचन से विवाह के लिए मजबूर करने की कोशिश की। ये सुनकर जायम स्तब्ध रह गया और अविश्वास से बोला कि क्या वह वरिष्ठ बहन पागल हो चुकी है जो अपने ही संप्रदाय की नासेंट सोल साधिका के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। काव्य नयन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा कि सच यही है, उसने भी नहीं सोचा था कि वह इतनी पागल हो सकती है, लेकिन महागुरु वीरसेन की शर्तें इतनी आकर्षक थीं कि उन्हें ठुकराना कठिन था। यदि यह विवाह हो जाता तो छह संप्रदाय बेलियांग राज्य से बाहर विस्तार कर सकते थे और वीरेन लिचन विवाह के बाद अपने संप्रदाय को छोड़कर उनके मास्क मून सेक्ट में शामिल हो जाता। इसलिए 2 बड़े लाभों के लालच में उसने बिना उसकी इच्छा जाने ही विवाह की घोषणा कर दी और उत्सव की तैयारी शुरू कर दी ताकि बाद में पीछे हटने का कोई मार्ग न बचे। ये सुनकर जायम के चेहरे पर राहत की मुस्कान आए और उसने कहा कि तो इसका मतलब उसने स्वयं इस विवाह को स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उसके शब्द सुनकर वह वास्तव में चौंक गया था। काव्य नयन ने उसे हल्की नाराजगी से देखा और पूछा कि वह इतने वर्षों तक उसे खोजने क्यों नहीं आया, क्योंकि यदि वह 1 वर्ष पहले आ जाता तो यह समस्या ही पैदा नहीं होती। जायम कुछ कहने लगा, लेकिन कुछ पल बाद उसे खुद भी यह बात अजीब लगी, क्योंकि भीतर कहीं वह जानता था कि काव्य नयन उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिर भी किसी अनजाने कारण से उसने कभी इस भावना को छूने की कोशिश ही नहीं की, और यदि उसके विवाह की खबर न मिलती तो शायद वह अभी भी इस भावना से बचता रहता। जब जायम शांत खड़ा रहा तब काव्य नयन धीरे से उठी, कुछ कदम उसकी ओर बढ़ी और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए नर्म स्वर में बोली कि उसकी स्थिति भी लगभग वैसी ही थी, क्योंकि भले ही वे साधारण मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली हों, लेकिन भावनाओं की पहली यात्रा उनके लिए भी उतनी ही अनजानी और डरावनी होती है, और साधकों के लिए अपनी साधना की स्थिरता बनाए रखने हेतु भावनाओं को दबाना आवश्यक होता है। इसलिए उनके बीच का संबंध हमेशा शांत और स्थिर रहा, परंतु जब उसे पता चला कि वह जीवित है तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई और 2 दिन तक सोचने के बाद उसने अपने हृदय की भावना स्वीकार करने का निर्णय लिया। ये कहते हुए उसने धीरे से अपना कोमल हाथ बढ़ाया और जायम की हथेली थाम ली। जैसे ही काव्य नयन ने ये नर्म स्वर में कहा, उसने धीरे धीरे अपनी कोमल स्लेंडर हथेली फैलाते हुए जायम की हथेली को थाम लिया। कुछ क्षणों की मौनता के बाद जायम ने अपनी दूसरी हथेली को उसके हाथ के ऊपर रख दिया और उसके हाथ की कोमलता ने उसके भीतर एक सुखद और शांत अनुभव पैदा कर दिया। काव्य नयन का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया, अपनी शर्मीली नजरों से जायम को घूरते हुए, लेकिन जायम को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई और वह केवल मुस्कुराया। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, वोने, भले ही तुम यहाँ फंसी हुई हो, परंतु तुम्हारी शांति और आत्मविश्वास से लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही कोई योजना है कि कैसे भागना है, नहीं तो तुम इतनी निश्चिंत क्यों दिखाई देती। काव्य नयन ने ये सुनकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में थोड़ी चालाकी की झलक छोड़ी और धीरे से कहा, तुम सच में तेज सोच वाले हो। हाँ, भले ही मैं ग्रहवास में हूँ, केवल उच्चस्थ पदों पर कुछ ही लोग इस बात से अवगत हैं, और साधारण शिष्यों को तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। अन्यथा मैं कैसे मार्शल नेफ्यू टैंग से सीधे एक ध्वनि संचार ताबीज प्राप्त कर पाती, परंतु मेरे शरीर पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं कि कहीं मैं भाग न जाऊं। बाकी सामान्य प्रतिबंध मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वे मेरे नासेंट सोल स्तर पर पहुंचने की क्षमताओं के बारे में अनजान थे। ये सामान्य प्रतिबंध कभी भी हटाए जा सकते हैं और मेरी मूल साधना को पुनर्स्थापित किया जा सकता है, परंतु एक ऐसा प्रतिबंध है जिसे आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, हार्ट रिस्ट्रेंट टेक्निक, जिसे मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर ने स्वयं मेरे शरीर पर रखा है। ये तकनीक उसने किसी पुराने रिकॉर्ड से तैयार की थी। यदि मैं विवाह के लिए अनिच्छुक रहती तो वह इस तकनीक का प्रयोग करके मुझे अस्थायी रूप से नियंत्रित कर सकती थी। उसने अपने ही रक्त और सार का उपयोग कर यह प्रतिबंध ताबीज में डाल दिया, जो इस पूरे प्रतिबंध का मुख्य बिंदु बनता है। इस ताबीज की सीमा में रहते हुए मैं उसके नियंत्रण से बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि इसे नष्ट न किया जाए।
सौभाग्य से हमारी साधना में अधिक अंतर नहीं है और वह केवल मुझे कुछ सरल क्रियाएं करने के लिए नियंत्रित कर सकती है, मेरे जादुई बल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। जायम ने उत्सुकता से पूछा, तो तुम्हारी योजना थी कि? काव्यनयन ने हल्की मुस्कान के साथ हंसते हुए कहा, मैं मूल रूप से सोच रही थी कि सुरक्षा की दृष्टि से सबसे हल्की स्थिति में समारोह से कुछ दिन पहले मैं अपनी जादुई शक्ति बहाल कर लूं और तुरंत दूर भाग जाऊं। जब तक मैं प्रतिबंध ताबीज की सीमा से बाहर रहूंगी, वह मुझे नियंत्रित नहीं कर पाएगी। लेकिन अब तुम यहाँ हो, इसलिए मैं ये काम तुम पर छोड़ देती हूँ। आखिरकार तुम वह पुरुष हो जो मुझसे विवाह करना चाहता है। मुझे सुना है कि तुम समान स्तर के साधक को आसानी से परास्त कर सकते हो। तुम्हारा कौशल पर्याप्त होना चाहिए। जायम ने भौहें चढ़ाई और बड़बड़ाया, हार्ट रिस्ट्रेन टेक्निक। ये प्रतिबंध वाकई परेशानी वाला है। क्या इसे ताबीज को नष्ट किए बिना भी समाप्त करने के अन्य उपाय हैं? काव्यनयन की चमकदार आंखों में हल्की चपलता झलकी और उसने लापरवाही से कहा, यदि नहीं भी है तो कोई बात नहीं। हम वैसे भी मास्क मून सेक्ट से बहुत दूर होंगे। जायम की आंखें तंग हुई और उनमें ठंडी चमक उभरी। उसने प्रभुत्वपूर्ण स्वर में कहा, कोई बात नहीं। क्या ये सिर्फ एक ताबीज है? ये तुम्हारी सीनियर मार्शल सिस्टर के पास ही होगा। मैं इसे लेकर आ सकता हूँ और तुम्हारी ओर से थोड़ा क्रोध भी निकाल सकता हूँ। काव्यनयन ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए होठ सिकोड़ते हुए हल्की शरारत झलक दिखाई, मैंने बस तुम्हारे इरादों को परखने के लिए कहा। मेरा कोई इरादा नहीं था कि तुम ताबीज को लेकर जाओ। मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर मिड नासेंट सोल स्तर की साधिका है और अर्ली नासेंट सोल जैसे हमारे स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। हम चुपके से भागेंगे। अधिकतम मैं बस 10 साल और उस फॉर्मेशन को धीरे धीरे तोड़ती रहूंगी। जायम चुप हो गया। उसके लिए उस अन्य दुनिया की महिला के साथ मिलने का समय अब निकट था। उसने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। पहले देख लेते हैं कि यह कैसे होता है। यदि योजना सफल नहीं हुई, तब हम भाग सकते हैं। मेरी मौजूदगी में मैं तुम्हें किसी भी प्रतिबंध के बावजूद बाहर ले आ सकता हूँ। काव्यनयन ने कुछ क्षण तक उसे गौर से देखा और समझ लिया कि उसके मन को कोई नहीं बदल सकता। उसने होठों को काटते हुए कहा, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी क्षमताएं कितनी व्यापक हैं, पर तुम्हारे आत्मविश्वास से लगता है कि तुम कुछ योग्य हो। लेकिन तुम्हें पहल करने की जरूरत नहीं है। मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर का निवास प्रतिबंधों से घिरा हुआ है, इसलिए मैं उसे यहाँ खींच लूंगी। फिर हम इन प्रतिबंधों का उपयोग करते हुए उसे पकड़ लेंगे जब उसका पहरा ढीला हो। कुछ क्षण सोचने के बाद जायम ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तरीका वास्तव में अधिक भरोसेमंद है। पर क्या तुम अभी भी अपनी गुफा निवास की प्रतिबंधों का उपयोग कर सकती हो? जब मैं आया तब ऐसा लगा कि प्रतिबंध टूट चुके हैं। काव्यनयन ने तुरंत उत्तर दिया, कोई चिंता नहीं। यद्यपि कुछ सती प्रतिबंध मेरी सीनियर मार्शल सिस्टर ने तोड़ दिए हैं, पर एक बहुत शक्तिशाली छिपा हुआ प्रतिबंध अब भी है, जिसे उसने अभी तक खोजा नहीं है। इसे अभी भी उपयोग किया जा सकता है। जायम ने अपनी थोड़ी रगड़ी और कहा, अच्छा, यदि हम इसका उपयोग कर सकते हैं तो मेरे पास कुछ स्पेल फॉर्मेशन टूल्स भी हैं। हालांकि वे बहुत शक्तिशाली नहीं हैं, परंतु इनको लगाकर हम ही दिन स्तर का अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ये सुनकर काव्यनयन और अधिक आत्मविश्वास से भरी। उसने कहा, तुम्हारे पास फॉर्मेशन फ्लैग्स भी हैं। और भी बेहतर, हम विलंब नहीं कर सकते। मुझे आधा दिन लगेगा अपने शरीर पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और अपनी जादुई शक्ति बहाल करने में। इस दौरान तुम्हें स्पेल फॉर्मेशन स्थापित करनी चाहिए। कुछ क्षण सोचने के बाद जायम ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, यदि हम तुम्हारी सीनियर मार्शल सिस्टर को रोके रहते हैं, तो क्या तुम मास्क मून सेक्ट का नियंत्रण नहीं ले सकती? इस तरह हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हमें भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ क्षण की चौंकनी के बाद काव्यनयन ने सिर हिलाते हुए कहा, यह संभव नहीं है। हमारी सीनियर मार्शल सिस्टर के अलावा यहाँ एक और नासेंट सोल स्तर का साधक भी है। हालांकि मेरा उसके साथ संबंध अच्छा है, पर वह निश्चित रूप से मुझे ग्रैंड एल्डर का पद अवैध रूप से लेने की अनुमति नहीं देगा। मुझे सत्ता के लिए संघर्ष करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल एक शांतिपूर्ण स्थान चाहती हूँ जहाँ मैं शांति से साधना कर सकूं। जायम ने सिर हिलाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो छोड़ दो। यदि यह योजना सुचारू रूप से सफल होती है तो तुम मेरे साथ ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट वापस आ सकती हो। भले ही 9 नेशंस यूनियन मजबूत हो और महागुरु वीरसेन अपनी पोती वेलाइकन को बहुत प्रिय मानते हो, फिर भी वह स्पेल वॉरियर्स के आक्रमण के समय हेवनली डाउ अलायंस और 2 नासेंट सोल साधकों को खुलेआम चुनौती नहीं देंगे। कुछ ही समय बाद जायम ने अपनी कमर पर लगे स्टोरेज पाउच को थप्पड़ से छुआ और हाथ पलटते ही फॉर्मेशन फ्लैग्स और फॉर्मेशन प्लेट्स की एक धैर्यनुमा व्यवस्था सामने प्रकट कर दी। काव्यनयन ने ये देखा और हल्की मुस्कान के साथ बैठ गई। उसने आंखें बंद की और हाथों से एक अद्भुत इनकैंटेशन सील बनाया। थोड़ी देर में उसके बर्फ सी सफेद वस्त्र लाल गुलाबी ज्वाला में बदल गए। ये ज्वाला लगभग 1 मीटर ऊंची उठी और काव्यनयन को पूरी तरह से घेर लिया। फिर जायम ने क्रियान्वयन शुरू किया।
उसका शरीर धुंधला होकर हॉल के चारों ओर घूमने लगा और उसने हॉल के हर कोने में फॉर्मेशन फ्लैग्स और प्लेट्स व्यवस्थित कर दिए। विभिन्न रंगों की आभा कुछ समय चमकी, फिर धीरे धीरे हॉल में समा गई और दृश्य से गायब हो गई। यद्यपि इन स्पेल फॉर्मेशंस को व्यवस्थित करने में अधिक समय नहीं लगा, परंतु उनकी शक्ति को अधिकतम रूप से सक्रिय करने के लिए ज़ायम ने इन्हें केवल हॉल के क्षेत्र में ही रखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने इन्हें इस तरह छुपाया कि जब तक कोई सावधानीपूर्वक खोज न करे, ये दिखाई न दें। ये फ्लैग्स और प्लेट्स ज़ायम ने अपने कॉफॉर्मेशन स्तर के साधक के समय में परिष्कृत किए थे। ये शक्ति में कॉफॉर्मेशन साधकों को भी चुनौती नहीं दे सकती थी, नासेंट सोल साधकों के लिए तो यह अत्यंत कमजोर थीं। सभी स्पेल फॉर्मेशंस को स्थापित करने के बाद ज़ायम ने अपने आप से बड़बड़ाया और अचानक अपने आस्तीन को झटकते हुए एक सफेद रोशनी की लकीर को छोड़ा, जो उसके चारों ओर घूमकर सामने आकर एक छोटे सफेद लोमड़ी के रूप में प्रकट हुई। सिल्वमून चमकती हुई बोली, मास्टर, क्या आप नहीं डरते कि मिस्ट्रेस काव्य जेलस हो जाएंगी अगर आप मुझे बुलाएं? ज़ायम ने भौहें चढ़ाए और छोटे लोमड़ी पर दृष्टि डालते हुए कहा, हूंफ, एक आर्टिफैक्ट स्पिरिट जैसी तुम्हारे लिए कौन जेलस होगा? मैं अब मिड नासेंट सोल स्तर की साधिका का सामना करने वाला हूं और उसे भागने नहीं देना है। हालांकि मेरे पास कुछ प्रतिबंध सहायक हैं, तुम्हारी मदद भी आवश्यक होगी। मिड नासेंट सोल स्तर की साधिका अर्ली नासेंट सोल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। पूरी शक्ति का उपयोग करने पर भी उसे परास्त करना कठिन होगा। सिल्वमून तेजी से बोली, मास्टर, आप योजना कैसे बनाते हैं कि मैं आपकी मदद करूं? ज़ायम ने स्टोरेज पाउच से एक वस्तु निकाली और सिल्वमून को सौंप दी। उसने कहा, सीधा सा है, उपयुक्त समय पर इस खजाने का उपयोग करो, तुम्हें उसे भागने की अनुमति नहीं देनी है। सिल्वमून ने अपने पंजे से वस्तु को पकड़ा और आश्चर्यचकित स्वर में बोली, आप मुझे इसे उपयोग करने दे रहे हैं? ज़ायम ने शांत स्वर में कहा, हाँ, यदि तुम इसे नियंत्रित करोगी तो तुम इसकी शक्ति को मुझसे भी अधिक प्रदर्शित कर सकती हो, और मेरे लिए इसे उपयोग करने में मेरी जादुई शक्ति खपत होती, इसलिए तुम्हें इसका उपयोग करना बेहतर रहेगा। यकीन मानो, तुम केवल थोड़े समय के लिए इसका उपयोग कर सकोगी। आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स लंबे समय तक अन्य खजानों को नियंत्रित नहीं कर सकती। सिल्वमून ने सिर झुकाया और उदास स्वर में कहा, सिल्वमून समझ गई। साथ ही उसने उस वस्तु को कई बार सहलाया जैसे वह उसे पसंद कर रही हो। ये देखकर ज़ायम का हृदय हल्का सा उत्साह से धड़क उठा। जैसे ही सिल्वमून ने उस वस्तु को पकड़ा, उसका सारा शरीर चांदी जैसी आभा में चमक उठा और वह जमीन में विलीन हो गई। इसके बाद ज़ायम ने हॉल के चारों ओर कई चक्कर लगाए और अचानक अपने सिर को उठाकर छत की ओर देखा। एक क्षण सोचने के बाद उसने अपनी स्पिरिट बीस्ट पाउच को हवा में उछाला और काले धूसरित सोने के बड़े जैसे भक्षी बीटल्स का झुंड बुलाया। ये 3 मीटर चौड़ा बादल बनकर उसके ऊपर मंडराने लगा। ज़ायम ने गहरी सांस ली और अजूर मिस्ट को उस बादल पर उड़ाया। दोनों हाथों से इनकैंटेशन सील बनाते हुए उसने धीरे से मंत्र उच्चारित किया। कीटों का बादल कुछ समय के लिए भनभनाया और फिर तारों की झिलमिल रोशनी में बदल गया। ये प्रकाश के कण धीरे धीरे छत की ओर उठे और अजूर आभा की झिलमिल के साथ गायब हो गए, पूरी तरह से अपनी उपस्थिति छुपा ली। ज़ायम ने अपनी आंखें तंग की और छत को कुछ क्षण और निहारा। स्पष्ट कोई संकेत न देखकर उसने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। जैसा कि यह सब व्यवस्थित हो गया, ज़ायम ने अपनी दृष्टि काव्य नयन की ओर मोड़ी। उस क्षण उसके शरीर की ज्वालाएं विचलित होकर एक गोल लाल डिस्क का रूप ले रही थीं, जो अजीब तरह से प्रकाशमान हो रही थी। ज्वाला में हुए इन परिवर्तनों ने हॉल में स्पिरिचुअल ची को भी प्रभावित किया, जिससे वातावरण अस्थिर हो गया। ज़ायम ने ये देखकर भौहें चढ़ाईं। कुछ विचार करने के बाद उसने पास की एक पत्थर की स्तंभ पर स्पेल सील लगाया और अचानक अजूर बैरियर की परत उत्पन्न कर दी, जिसमें काव्य नयन को केंद्र में रखा। शीघ्र ही हॉल के चारों ओर का स्पिरिचुअल ची सामान्य हो गया। जैसे ही काव्य नयन को केंद्र में रखा गया, कुछ ही क्षणों में हॉल के चारों ओर का स्पिरिचुअल ची सामान्य हो गया। ये दृश्य देखकर ज़ायम ने मुस्कुराते हुए अपनी भुजा बढ़ाई और एक स्ट्रॉ की कुर्सी को अपने हाथ में सम्मानित किया। इसके बाद वह सहज भाव से काव्य नयन के सामने बैठ गया और चुपचाप उसकी ओर देखते हुए निगाहें टिकाए रखा। इतने अनमोल अवसर पर, जब वह वर्षों से जिस महिला को देखने की लालसा रखता था, वह उसकी आंखों के सामने थी, तो स्वाभाविक ही था कि वह उसका चेहरा ध्यान से देखना चाहे। कुछ समय बाद ज़ायम उस मोहक दृश्य में पूरी तरह डूब गया और उसके चेहरे का भाव धीरे धीरे आरामदायक हो गया। परंतु अचानक, बिना किसी चेतावनी के ज़ायम की आकृति गायब हो गई। हॉल के बाहर से जासूसी कर रही महिला ये देखकर चौंक गई। भीतर ही भीतर शाप देते हुए उसने तुरंत भागने का प्रयास किया, लेकिन वह बहुत धीमी थी। तभी उसने पीछे से ज़ायम की शांत आवाज सुनी, तुम हम पर जासूसी क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारे मार्शल एंसेस्टर तुम्हें डांट देंगे? सिर घुमाने का साहस न होने पर वह हकलाते हुए बोली, मैं जासूसी नहीं कर रही थी। बस इतना था कि मार्शल एंसेस्टर इतने समय तक प्रकट नहीं हुई, इसलिए मुझे चिंता हुई। ये वही पीले वस्त्र में महिला थी जिसने ज़ायम को हॉल में प्रवेश कराया था।
उस समय उसने पीछे से अचानक प्रकट हुई भारी शक्ति को महसूस किया, जो उसे भयभीत कर रही थी और मजबूर कर रही थी कि वह अपनी असहाय व्याख्या प्रस्तुत करे। जायम ने हाथ पीछे करके उस युवा महिला को इमोशनलेस निगाहों से देखते हुए कहा, ओह सच में, चूंकि तुम्हें केवल देखना था, तो फिर तुमने खुद को इतनी पूरी तरह क्यों छुपा लिया? तुमने तो इतनी दुर्लभ उच्च स्तरीय टैलिस्मन का उपयोग किया, कंसीलिंग स्पिरिट टैलिस्मन। एक साधारण फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्तर की साधिका के लिए ये कैसे संभव हुआ? मैं, युवा महिला की चौंकन को देखकर जायम ने ठंडी आवाज में कहा, अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं। तुम आज्ञापूर्वक मेरे साथ वापस चलोगी। जब तुम्हारे मार्शल एंसेस्टर समाप्त कर लेंगी, वह तय करेंगी कि तुम्हारे साथ क्या करना है। जैसे ही पीले वस्त्र वाली महिला ने यह सुना, वह भयभीत हो गई और तुरंत अपने दूसरे हाथ में पकड़ी ताबीज को दबाया। उसके शरीर से पीली रोशनी चमकी और वह भागने के प्रयास में गलियारे की ओर फटाक से चली गई। जायम ने उस पर ठंडी निगाह डाली लेकिन पीछा करने का कोई कदम नहीं उठाया। जब वह लगभग 30 मीटर आगे बढ़ी, तो पास की दीवार से अचानक गुलाबी धुंध का बादल निकला और उसे घेर लिया। महिला के चारों ओर की रोशनी बिखर गई, उसका शरीर कई बार झुलसा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। पीली रोशनी की एक झिलमिलाहट में सिल्वमून दीवार से प्रकट हुई। उसने अपनी पूंछ को ग्रेसफुल तरीके से कई बार हिलाया और मुस्कुराते हुए उस महिला के पास चली गई। एम्बुश की तैयारी। सेटिंग सन हॉल कई पीढ़ियों तक मास्क मून सेक्ट के ग्रेट एल्डर का निवास रहा था। न केवल वहां स्पिरिट वेल रखा गया था, बल्कि हॉल पर कई परतों की रिस्ट्रिक्शंस भी लगी हुई थीं। कुछ अन्य एल्डर को छोड़कर कोई भी ग्रेट एल्डर की अनुमति के बिना आसानी से हॉल के पास नहीं पहुंच सकता था। तभी क्षितिज पर एक लाल प्रकाश की लकीर उड़ी। वह सेटिंग सन हॉल के चारों ओर कई बार घूमी और बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर गई। ये लाल प्रकाश कई रिस्ट्रिक्शंस को पार कर गया, मानो वे वहां ही नहीं थीं। ये कुछ मोड़ लेने के बाद एक साइड रूम में पहुंचा। उस कमरे में एक महिला थी जिसकी सुंदरता मंत्रमुग्ध कर रही थी। वह प्रार्थना की चटाई पर ध्यानमग्न थी। उसकी त्वचा बर्फ की तरह पीली और उसका आयु लगभग 20 के आसपास प्रतीत हो रहा था। उसका शरीर हल्की ठंडी ची छोड़ रहा था। जैसे ही लाल प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ, उसने धीरे से आंखें खोली और भौहें तानी। उसने लाल प्रकाश को अपनी ओर बुलाया और वह प्रकाश उसकी हथेली में मुट्ठी के आकार का गेंद बनकर गिर गया। वह महिला उस लौ को देखते हुए एक्सप्रेशनलेस रूप में अपना हाथ पलटते हुए उसे बुझा दिया। ये लड़की क्या योजना बना रही है? खुद को मेरे पास देखने के लिए आगे आई है, लेकिन चूंकि उसका स्वर इतना सौम्य है, मुझे इसे देखना ही होगा। महिला ने तुरंत और निर्णायक गति में सफेद रोशनी की लकीर के रूप में उड़ान भरी और तुरंत सेटिंग सन हॉल से बाहर चली गई। कुछ समय बाद वह महिला सीधे काव्यनयन की गुफा निवास के सामने पहुंच गई। जमीन पर उतरते ही उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ और गुफा निवास के बाहर की रिस्ट्रिक्शंस अभी भी क्षतिग्रस्त थीं। कुछ भी असामान्य न देखकर वह आत्मविश्वास से गुफा निवास की ओर बढ़ी और पत्थर के दरवाजे पर सफेद स्पेल सील लगाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। पीली त्वचा वाली महिला फिर बिना शब्द बोले शांतिपूर्वक भीतर चली गई। मैं मार्शल एंसेस्टर को प्रणाम करती हूँ। पत्थर के दरवाजे के पीछे खड़ी युवा पीले वस्त्र वाली महिला तुरंत सम्मानपूर्वक सलाम किया। बर्फ जैसी महिला ने कैजुअली उस पर एक दृष्टि डाली और उदासीनता से कहा, लगता है तुम्हारी साधना पिछली बार से प्रगति कर गई है। तुम्हें वे मेडिसिन पिल्स लेनी चाहिए थी जो मैंने दी थीं। इसके बाद वह धीरे धीरे गुफा निवास में और गहरी चली गई। पीली वस्त्र वाली महिला ने सिर झुकाया और जल्दी से उत्तर दिया, बहुत धन्यवाद मार्शल एंसेस्टर। यदि आपकी दी हुई दवाई न होती, तो इस शिष्य की प्रगति इतनी शीघ्र नहीं हो पाती। अच्छा है कि तुम जानती हो। क्या जूनियर मार्शल सिस्टर काव्यनयन ने अपनी गुफा निवास में कोई अजीब कार्य किया? कुछ खास नहीं, युवा महिला ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। आज एक सेक्ट डिसाइपल को देखने के अलावा उसने और कुछ नहीं किया। सब्सक्राइब करो हेवनली डाउटेल्स को। आज एक सेक्ट डिसाइपल को देखने के अलावा काव्यनयन ने और कुछ नहीं किया, पीले वस्त्र वाली महिला ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। तुम्हारे मार्शल अंकल लैन ने मुझे पहले ही एक साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मन के माध्यम से इसके बारे में बता दिया था। उस डिसाइपल ने क्या उपहार लाया था? क्या वह पहले ही जा चुका है? बर्फ जैसी महिला ने पूछा। वह डिसाइपल केवल सेक्ट का एक लो ग्रेड स्ट्यूअर्ड था। वह कुछ घंटे पहले ही जा चुका है। जब मार्शल एंसेस्टर काव्यनयन ने उपहार प्राप्त किया, तब उसका मिजाज असहज सा प्रतीत हुआ। ये सुनकर बर्फ जैसी महिला के चेहरे पर हल्की स्टरिंग हुई। ओह, ऐसा कौन सा उपहार था जिसने उसे असहज बना दिया? पीले वस्त्र वाली महिला ने सिर और नीचे झुकाया और हर शब्द को सोच समझकर कहा, यह केवल एक सिल्वर स्वॉर्ड मैजिक टूल था। मार्शल एंसेस्टर काव्यनयन ने इसे देखकर असहजता महसूस की। कुछ समय विचार करने के बाद बर्फ जैसी महिला के चेहरे पर हल्का आश्चर्य प्रकट हुआ और उसने कहा, यह संभवतः उस वेग्रेंट कल्टिवेटर से आया होगा जिसके साथ जूनियर मार्शल सिस्टर काव्यनयन ने अपनी यात्रा के दौरान मित्रता की थी। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। मार्शल एंसेस्टर के शब्द बिल्कुल सही हैं।
जब मार्शल एंसेस्टर काव्य नयन ने सिल्वर स्वॉर्ड प्राप्त किया तो वह लंबे समय तक विचारशील रही। उसके बाद उसने मार्शल एंसेस्टर को वॉइस ट्रांसमिशन टैलिस्मन भेजने का निर्णय लिया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि इसने उसका मन बदल दिया, बर्फ जैसी महिला ने अलाउड कहा। फिर उसने सहज भाव से आदेश दिया, भविष्य में जूनियर मार्शल सिस्टर काव्य नयन की गतिविधियों पर ध्यान देना। उसकी रिस्ट्रिक्टेड कल्टिवेशन के बावजूद मेरी हाई ग्रेड टैलिस्मन की सहायता से तुम उसे बिना पकड़ाए जासूसी कर सकोगी। यदि तुम इस कार्य में अच्छा प्रदर्शन करती हो तो मैं तुम्हें विशाल पुरस्कारों से सम्मानित करूंगी। ये कहते हुए दोनों मुख्य हॉल के बाहर पहुंच गए थे। आपकी आज्ञा के अनुसार मार्शल एंसेस्टर। मार्शल एंसेस्टर काव्य नयन हॉल के अंदर आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी, पीले वस्त्र वाली महिला ने धीरे से कहा और हॉल के प्रवेश द्वार तक मार्ग दिखाया। बर्फ जैसी महिला ने सामान्यतया सावधानी बरतते हुए अपने आसपास का निरीक्षण करना चाहा था, पर जैसे ही वह हॉल के सामने पहुंची उसने काव्य नयन की आवाज हॉल के भीतर से सुनी, सीनियर मार्शल सिस्टर, अंदर आइए। मैंने इस मामले पर विचार किया है और मैं अनिच्छा से सहमत होने में सक्षम हूं, एक शर्त पर। तुम्हें वादा करना होगा। उसकी आवाज असाधारण रूप से शांत थी। बर्फ जैसी महिला प्लेजेंटली सरप्राइज हुई और बिना और सोचे हॉल में प्रवेश कर गई। उसने सुखद स्वर में कहा, जूनियर मार्शल सिस्टर काव्य नयन, ये बहुत अच्छा है कि तुमने अंततः समझदारी दिखाए। यदि तुम फ्लोइंग माइंड सेक्ट के एल्डर वेलाइकन से विवाह करने के लिए सहमत हो तो मैं किसी भी शर्त पर सहमति दूंगी जो तुम प्रस्तुत करोगी। वेवुया की सहायता से हमारी मास्क मून सेक्ट शीघ्र ही समृद्ध होगी। इसके बाद हॉल का पूरा दृश्य उसके सामने प्रकट हुआ। काव्य नयन एक स्ट्रॉ की कुर्सी पर बैठी थी और अपने हाथ में एक साधारण रूप से निर्मित सिल्वर स्वॉर्ड पकड़ रही थी। उसने इसे अपने शरीर के पार रखा हुआ था और सावधानीपूर्वक देख रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसने अभी थोड़ी देर पहले कोई शब्द नहीं कहा हो। बर्फ जैसी महिला ने यह दृश्य देखा और हॉल में कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर हल्का बविल्डरमेंट प्रकट हुआ और उसने काव्य नयन से कुछ और पूछने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया और उसका हाथ बिजली की गति से पीछे की ओर बढ़ा। उसने अपनी उंगलियों से 5 इंच लंबी स्वॉर्ड लाइट्स को पीले वस्त्र वाली महिला की ओर फेंका। पीले वस्त्र वाली महिला ने इस हमले का सामना करते समय अजीब सी मुस्कान दिखाए। उसके शरीर ने अचानक स्टोन में एक पीली रोशनी के साथ खुद को डुबो दिया और केवल उसके पीले वस्त्र के टुकड़े ही बचे। उसने तुरंत अपने शरीर को प्रकाश में लपेटते हुए हॉल की ओर दौड़ लगाए, लेकिन जैसे ही वह एग्जिट की ओर बढ़ी उसने सीटी की आवाज सुनी। 10 मीटर लंबी अजूर स्वॉर्ड तेजी से उसके पास आई, जिससे उसे आधा काटने का प्रयास किया गया। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उंगलियों की एक झटके के साथ 10 फुट लंबी सफेद रोशनी की धारें अजूर स्वॉर्ड से टकराईं। सफेद रोशनी की धाराओं ने स्वॉर्ड से टकराने के दौरान जोरदार धमाके किए। इसके प्रभाव से स्वॉर्ड और महिला दोनों पीछे हट गए। बर्फ जैसी महिला लगभग 10 मीटर पीछे हट गई और रुक गई। विशाल अजूर स्वॉर्ड मंद पड़ गई और कई फ्लाइंग स्वॉर्ड्स में विभाजित हो गईं, जो जगह में घूमने लगीं। धीरे धीरे उनकी बीच से एक आकृति प्रकट हुई, जो एक सामान्य रूप का युवक था। उसने महिला की ओर हल्की मुस्कान के साथ दृष्टि डाली। जैसे ही महिला ने स्पष्ट रूप से जायम की वास्तविक कल्टिवेशन देखी, उसकी प्यूपल्स सिकुड़ गईं। यह क्या हो रहा है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। जूनियर मार्शल सिस्टर काव्य नयन, वह कौन है और वह युवा का डॉपलगैंगर क्या था? महिला तुरंत अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाकर रेड कमांड मेडालियन निकाली। जायम ने अपनी दृष्टि कमांड मेडालियन की ओर बदलते हुए सख्त स्वर में कहा, रिस्ट्रिक्शन मेडालियन। ठंडी ठसकी के साथ महिला ने शत्रुतापूर्ण स्वर में कहा, जैसा कि अपेक्षित था, जूनियर मार्शल काव्य नयन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर ये मास्क मून सेक्ट के मामले हैं। बेहतर यही होगा कि तुम पीछे हट जाओ, नहीं तो हमारी 6 सेक्ट्स तुम्हें पकड़ लेंगे। इससे पहले कि वह सिल्वर स्वॉर्ड वापस रखती, काव्य नयन ग्रेसफुली उठी और ठंडी आवाज में कहा, सीनियर मार्शल सिस्टर को इस तरह के डरावने शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं 6 सेक्ट्स में बिना मित्रता के नहीं हूं। यदि उन्हें पता चला कि सीनियर मार्शल सिस्टर ने एक सेक्ट मेंबर के साथ क्या किया, तो क्या तुम उस ब्लेड को सुरक्षित पाती? और जबकि तुम उस कमांड मेडालियन से हार्ट रेस्ट्रिक्शन टेक्निक सक्रिय कर सकती हो, क्या तुम सोचती हो कि मैं इसे इस्तेमाल करने का अवसर दूंगी? फिर काव्य नयन ने अपने जादुई खजाने वर्मिलियन बर्ड बैंड से एक लपट निकालते हुए उसे फेंका।